कल सीए इंटरमीडिएट का मई 2024 अटेम्प्ट के सेकेंड ग्रुप का लास्ट पेपर एफएम एंड एसएम का एग्जामिनेशन था। पेपर किस लेवल का था आप लोग को ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी है, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। एक तो पूरे के पूरे पेपर का आपको सजेस्टेड आंसर, और एक जो आपको कहीं नहीं मिला होगा, हमने केस सिनेरियो एमसीक्यू भी आपके लिए लेके आए। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गए? हमारे स्टूडेंट को आप थैंक्स बोलिएगा, इसी का, पूजा एंड नितिका, इन लोगों को मैंने बहुत परेशान किया। इन तीनों को कल से क्या कहते हैं, पूरे इतने सारे फ़ोन, इतने सारे डेटा, बार बार पूछना, अच्छा ऐसा था क्या, कुछ ऐसा दिखता क्या था क्या। तो ये सारे इन तीनों स्टूडेंट को क्रेडिट जाता है इस एमसीक्यू के लिए। ये रहा एमसीक्यू, जो डेटा मुझे दिया है उस डेटा के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन आपके पास लेके आए। क्वेश्चन ही नहीं, इवन मैंने आपको इसको सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ। और आप लोग भी जो इस बार एग्जाम में अपीयर हुए, एक बार आप मुझे बताइएगा जब मैं इसको डिस्कशन करूंगा देख के, क्या आप लोगों का भी कुछ आंसर ऐसा ही आ रहे थे क्या। तो यानी कि ये दो चीज इसके अंदर स्पेशल है आज के इस वीडियो में, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा। ओके, अब अगर मेरा बात पूछोगे कि पेपर कैसा था, मैं आपको बता दूं बिल्कुल अनफेयर पेपर था। इंस्टीट्यूट बिल्कुल अनफेयर है, छोटे बच्चे के जान लेने पे पड़े हुए। मैं सिंपली बता दूं, एफएम के लिए बात कर रहा हूं मैं, एफएम का पेपर। अब कह रहे कि एसएम के साथ कंपनसेट कर लिया। भाई कंपनसेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसके पास टाइम कम मिले थे, उसने बोला था कि मैंने ज़्यादा फोकस किया था एफएम पे और एसएम पे थोड़ा सा कम फोकस किया था। तो आप पेपर आप 50-50 मार्क्स दिए हो, या तो आप बैलेंस, आप पेपर के मार्क्स ही मत डिस्ट्रीब्यूट करो ना। फिर आप पेपर 50-50 बोलो तो पेपर को भी आपने मार्क्स भी अगर 50-50 रखे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मार्क्स के बेसिस पे आपको टाइम कितना कंज्यूम होता है, उस तरीके से पेपर आपको फ्रेम करना चाहिए। बिल्कुल अनफेयर पेपर। हाँ, पेपर अच्छा था, क्वेश्चन आपने अच्छा फ्रेम किया। जैसे मैं आपको बात करूं, जो रेशियो की क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन फ्रेम किया। नए क्वेश्चन थे, एक तरीके से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। लेकिन भाई मार्क्स पे भी तो ध्यान रखो ना, ये 5 मार्क्स में किस एंगल से जस्टिफिएबल है, कितने कैलकुलेशंस करवाते हो इस क्वेश्चन के अंदर। पता है बच्चे कह रहे कि सर शुरू किया, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। आपने डेट दे दिया, फिर उसके बाद डेट से लिंक करके इक्विटी निकाला, इक्विटी से लिंक करके फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकाला, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखे हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो दिया हो, फिर उसको लिंक करके बच्चे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बेसिस पे इस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से इस इंटरेस्ट को लिंक करके फिर सेल तक पहुंचता। इतने सारे कैलकुलेशंस करवाते हो आप। मुझे बताइए, एक तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन रखूं, ये देखिए कितने कैलकुलेशंस करवा रहे हो। इतने सारे कैलकुलेशंस करवाने के बाद आप कितने मार्क्स दे रहे हो? 5 मार्क्स दे रहे हो। किस एंगल से जस्टिफिएबल है? एक चीज बताइए, एक तो इक्वेशन बना बना के वहां क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, हाँ? बिना इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं बन रही, दो बार इक्वेशन बनवा रही हो, और 5 मार्क्स जस्टिफिएबल नहीं था। इतना ही नहीं, फैक्टरिंग का क्वेश्चन कहां से डाला था इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, थोड़ा सा बता दीजिएगा। इंटर के बच्चे से फैक्टरिंग का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो आप? क्या है ये? मैं सिंपली बता रहा हूं, मजाक बना के रखा है एक टीचर। मुझे तो खैर इंटरमीडिएट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मार्केट सर्वे मुझे तो बस मैं पता हूँ, मेरे स्टूडेंट पता है, और बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप रिसर्च करके देख लो, एक भी टीचर इसके आंसर तक पहुंचा के नहीं दिया होगा, जो मुझे लगता है। अगर किसी ने पहुंचा के दिया है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, टीचर का नाम कोट करिएगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन सी टीचर है जो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा के दिया है। नहीं देगा कोई, टच भी नहीं करेगा इसको, ऊपर ऊपर से बोल देगा सब कि हाँ देखो मैंने पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि फैक्टरिंग का क्वेश्चन तो पढ़ाया ही होगा सारे टीचर, क्योंकि स्टडी मैट में तो था ही। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने एडजस्टमेंट दिया हो जिस तरीके का, क्या इस एडजस्टमेंट को टीचर किसी ने झेल पाया है? अगर झेल पाया है तो आंसर दे पाता, जाके ढूंढ लो, एक ने भी नहीं दिया होगा। इसका मतलब ये आउट ऑफ द सिलेबस था आपका। तो आउट ऑफ द सिलेबस बच्चे आप 5 मार्क्स में पूछ के आप बच्चे को क्या कह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो छोटे बच्चे के साथ? तो बिल्कुल अनफेयर पेपर था ना ये। ठीक है, आऊंगा इस पे, मैं डिस्कशन करूंगा क्या दिक्कत है, क्या सारा चीज मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो फैक्टरिंग एग्रीमेंट था वो 2017 से पहले आपका फाइनल में हुआ करते थे। उसके अंदर भी इतना सारे एम्बिगिटी थे, इतना सारे एम्बिगिटी, सिमिलर क्वेश्चन का 3-3 सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइए, 3-3 सॉल्यूशन तो ठीक है, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हम 3 में से कोई भी एक दे दे तो काम चल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो रिडंडेंसी पेमेंट जो दिया है, वन टाइम पेमेंट, आज तक क्या आपने फैक्टरिंग के अंदर वन टाइम पेमेंट के लिए कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया था? क्योंकि बाकी जो कॉस्ट और सेविंग होता है, रेकरिंग होता है, वो हर पीरियड में होता है। आपने वन टाइम कर दिया, अब इसको बच्चे इग्नोर करे या ले नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा इसका एडजस्टमेंट।
ठीक है। उसके बाद आप जब ये इफेक्टिव कॉस्ट निकलवा रहे हो, आज तक इफेक्टिव कॉस्ट जब भी आपने कैलकुलेशन करवाया था उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर दो डेट आपका नहीं आता था कि 70 डेज का कलेक्शन पीरियड है और 45 डेज में आपका गारंटेड पीरियड है। ऐसा एक भी क्वेश्चन आज तक फाइनल तक में आपने नहीं पूछा था जिसमें इफेक्टिव कॉस्ट आप निकालने के लिए दो डेट लिए थे। हाँ, क्वेश्चन थे, लेकिन उस क्वेश्चन जिसमें आपका दो डेट, पहले हमारा कलेक्शन 70 डेज हुआ करता था, नए कलेक्शन 45 डेज में होता है। इसका मतलब आपका कलेक्शन पीरियड डिक्रीज हुई है तो ब्लॉकेज ऑफ फंड डिक्रीज हुई है, तो उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो सेविंग होगा। तो उस वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर आज तक आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो आपने डिसीजन लेने को बोला था। हमारे बुक में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.3, वो भी हर सब कुछ सेम है उस क्वेश्चन के अंदर, बस दो चीज नहीं है उस क्वेश्चन में, रिडंडेंसी पेमेंट नहीं है एक, और दूसरा आपने इफेक्टिव कॉस्ट नहीं निकलवाया था उस क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन के अंदर आपने पूछा था कि फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, फैक्टर अपॉइंट करे या ना करे और फैक्टरिंग का कॉस्ट निकालना, दोनों के आंसर में डिफरेंस आता है, अल्टीमेट फाइनल आंसर में डिफरेंस आता है, मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि जब आपको कॉस्ट निकालना है तो आपको पता है कॉस्ट कैसे निकलते हैं। कोई भी कॉस्ट निकाला जाता है, खर्चा निकालना है। भाई हमने फंड कितना रेज किया, मान लीजिए हमने 200 रुपये किसी से लिया और उस पर हम अगर खर्चा करते हैं 20 रुपये, चलो मान लीजिए 15 रुपीज का, तो मुझे बताइए मैंने इतने रुपये का खर्चा किया, इतना रिसीव करने को बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। मैं नेट प्रोसीड्स मैंने 200 रुपीज किसी से लेके उस पे खर्चा करता हूं 15, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा बताइए। मेरा कॉस्ट हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, हम कह सकते हैं 7.5%। यही तो कॉस्ट है। ये कॉस्ट आप निकलवा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको पता है ये कॉस्ट निकालने के लिए हमें नेट प्रोसीड्स चाहिए, और आपके सॉल्यूशन के अंदर नेट प्रोसीड्स में एम्बिगिटी ही एम्बिगिटी है। तीन तरीके से आप नेट प्रोसीड्स निकालते हो, कभी एडवांस में कमीशन दे देते हो, कभी एडवांस में आप इंटरेस्ट भी पे कर देते हो, जबकि इंटरेस्ट आज तक कभी किसी को दिया है। आप सोचो, आपने किसी से फंड लिया है, फंड रेज किया आज कुछ, क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करोगे? इंटरेस्ट एडवांस में कभी किसी ने पेमेंट किया था आज तक? आप मुझे बताइए। और पिछले जो क्वेश्चन अवेलेबल था फाइनल के सॉल्यूशन के अंदर ये कॉस्ट निकालने के लिए, उसमें इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया करते। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे एम्बिगिटी वाले क्वेश्चन आपने डाला है, भाई एक काम करते ना, पहले इस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन आप डाल देते बुक में, दिन एग्जाम में पूछते। अनफेयर पेपर बनाते हो, बच्चों का जान लेने पे बैठे हुए हो, हद है भाई। चलो कोई नहीं, वापस आइए एक एक करके, आप मन शांत करके। ठीक है, आप लोग को नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान, मान लीजिए ये क्वेश्चन बेकार डाल दिया, आउट ऑफ द, मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलता हूँ सीधा। आउट ऑफ सिलेबस अगर नहीं होता तो आज तक सारे टीचर ने दे दिया होता, नहीं हिला पाए, कोई भी नहीं कर पाएगा इसको। इवन मैंने भी सॉल्यूशन दिया आपको, 3-4 अल्टरनेटिव के साथ मैंने पूरे के पूरे लिख के दे दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला, किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की एम्बिगिटी इतनी सारे है। तो चलो ठीक है, क्या दिक्कत हुई बताइए। 5 मार्क्स से आपका गए। ओके, कुछ लोगों का कहना है अच्छा इसमें 5 मार्क्स ये गए। हाँ, कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन जो आपने जितना लंबा पूछा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 7 मार्क्स जस्टिफिएबल नहीं था। 10 मार्क्स, खास करके ये जो आपने डाला था ना, ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 7 मार्क्स में किसी भी एंगल से जस्टिफिएबल नहीं था। नहीं था तो नहीं था, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 मार्क्स होना चाहिए थे। यहाँ पे बच्चे 2-2 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व कर पाए थे एफएम का। हमारे जो बच्चे 80+ लाने वाले जो जिस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, वो सारे कहते कि सर हम तो पेपर ही 85 सॉल्व करके आ पाए। 2 आवर्स तक तो एफएम में निकल गया, अब लगता है 1 घंटे भी एसएम में ना दे तो कैसे होगा। तो जितना सॉल्व किया था सॉल्व करके वहीं पे छोड़ के फिर एसएम में पहुंच गए। 85 तो उसने सॉल्व ही कर पाए। ठीक है, 85 भी उसने सॉल्व किया तो 70+ लेके आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, इतना सीरियस स्टूडेंट मैंने आज तक फाइनल वाले बच्चे को भी नहीं देखा था जितना हमारे इंटर वाले बच्चे सब सीरियस थे। तो हम कह सकते हैं ठीक है एग्जाम्शन लेके आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि भाई इतने पढ़े हुए स्टूडेंट ने ये 85 मार्क्स ही पेपर सॉल्व कर पाए, तो आपका पेपर अनफेयर था। थोड़ा सोचना चाहिए। आपने भी मई 2024 में फाइनल वाले का एएफएम का पेपर डाला, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी नहीं होते, न्यू बॉर्न बेबी जो जन्म लेके अभी क्या जो चिल्ला रहे होते, वैसे क्वेश्चन पूछा आपने फाइनल का, इंटरमीडिएट का पूछते हो इतना डिफिकल्ट। तो एक चीज बताइए, थोड़ा सा पेपर को आप ऐसा रखो कि बच्चे सॉल्व करने लायक बचे। पेपर आप अच्छा बनाओ, लेकिन कम से कम मार्क्स दो उसको। इतना लेंथ नहीं कि 2.5 घंटे में आपको 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो, कैसे जस्टिफिएबल है। ओके, चलिए तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये जो हम आपको एमसीक्यू जो लेके आए, ये एमसीक्यू के लिए आप लोग को क्रेडिट देना पड़ेगा 3 स्टूडेंट को, इशिका, पूजा एंड नीतिका को। इन लोगों ने बहुत ही हेल्प किया इसको फ्रेम करने में। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू को जो था आपका 2-2 मार्क्स का था, और 1 क्वेश्चन एमसीक्यू का 10 मार्क्स का था। जितना मेरे पास इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 14 मार्क्स का एमसीक्यू आपका एफएम से था, बाकी आपका शायद जो 30 में से 30 माइनस 14 इधर हो जाएगा, तो आई थिंक 16 मार्क्स का होगा एसएम से, या हो सकता है एक क्वेश्चन ये लोग मिस कर रहा हो।
ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया था इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर को देख के, मतलब बच्चे ने सॉल्व किया 2-4 पेपर क्वेश्चन, उसी से पता चल गया। इवन एमसीक्यू में जो केस सिनेरियो जो 10 मार्क्स में डाला है, ये खुद भी बहुत लेंथी है। आइए, तो एक में ये था कि वॉल्टर मॉडल पे बोल रहा था कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताओ। आर गिवन था, के गिवन था, जिस तरीके से डेटा हमें दिया उसके मुताबिक के ही छोटा है, मतलब इन्वेस्टर कम कमाता है और कंपनी ज़्यादा कमाता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कंपनी पैसे रखना चाहेगा, मतलब रिटेन करेगा, तो पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए। तो होप ये आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें 0% होगा। और जो भी एग्जाम में बैठे हो, एक बार जरूर ये एमसीक्यू को लेकर तो आप कंफर्म कर दीजिएगा कि सर एमसीक्यू के इस एमसीक्यू जैसे 1, 2, 3 हमने लिखा है, तो इस एमसीक्यू के इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ आपका मिस्टेक, ये इसमें कुछ डेटा अलग था, मिस्टेक क्या होगा, क्योंकि डेटा तो आपका ये याद किया हुआ बच्चे ने अपने मेमोरी से निकाल के, खास करके मैंने परेशान कर करके डेटा जो है उन लोगों से निकाला है। अगर मैं भी आपको व्हाट्सएप चैट दिखाऊँ और कॉल दिखाऊँ तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, मैं इन लोगों को रिलैक्स भी नहीं करने दिया, इतना सारे परेशान कर दिया, मतलब दे तो दे डेटा, क्योंकि कम से कम आने वाले बच्चे को कुछ तो फायदा हो। हाँ जी, इन लोग कहना था कि क्वेश्चन जो एडिशनल फंड रेज करना था ना, 80 लाख फंड रेज करना था। आपको पता होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करते हैं। डीपीएस दिया गया था 3 रुपीज़ का, पे आउट रेशियो 40 रुपीज़ का, और टैक्स था इसका 25%। तो इस डीपीएस और पे आउट रेशियो दे दिया जाए तो आपको पता है यहाँ से ईपीएस आप निकाल सकते हो, मैंने निकाला भी होगा आपको। ईपीएस आपने निकाल लिया, 3 डिवाइडेड बाई 40%, तो ये आपका 7.5 रुपीज़ का ईपीएस आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू टू द एक्सपेंशन टर्नओवर इंक्रीजेज बाई 40%। ठीक है, आपका सेल 40% से बढ़ जाता है, एज ए रिजल्ट ईबीआईटी और स्टॉक भी 40% से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अब ईबीआईटी आपका होगा क्या, यहाँ सीबीआईटी निकल के आ जाएगा कैसे, अगर इस ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि बैलेंस शीट भी दिया गया था, बैलेंस शीट में इक्विटी थे, रिजर्व थे, डिवेंचर थे, क्रेडिटर थे। ठीक है, अब फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटा जो है अलग अलग तरीके से मैच करा के हमने कोशिश किया है कि इकट्ठा करें। अब इतना सारा मैंने पहले ही बता रखा है, जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड किए होते हैं ना एग्जाम में, इन सारे क्वेश्चन पर उनको डेटा तक याद हो जाता है। तो मुझे कंफर्म किया है और भी स्टूडेंट ने कि हाँ डेटा भी कुछ ऐसा ही लुक्स लाइक था, तो ठीक है यही होगा। अब ये जो फंड रेज करना है ना, 80 लाख का जो फंड रेज करना है, उसमें बोला गया है कि 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में बोला गया था कि राइट शेयर इशू किया जाएगा 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। अब आप मुझे बताइए 10 रुपीज़ का 50 लाख का अगर शेयर है तो 5 लाख शेयर होगा। तो आप एक चीज़ सोचो, 5 लाख शेयर पहले से है और एक 4 शेयर के बदले 1 देंगे, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो आपका जो राइट शेयर आ जाएंगे ना 5 डिवाइडेड बाई 4, एक तरीके से देखा जाए 5 डिवाइडेड बाई 4, तो नंबर ऑफ शेयर जो बनेंगे ना 1.25 इशू होगा। तो कह रहे 1.25 लाख जो आपका शेयर इशू होगा वो 32 रुपीज़ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 32। हम कह सकते हैं इसमें 40 लाख तो आपका आ गया कहाँ से बताइए, इक्विटी से। जो आपको फंड रेज करना था, कितना फंड रेज करना था, 80 का फंड रेज करना था ना आपको। ये जो 80 का जो फंड रेज करना था, उस 80 के फंड रेज करने में आपका 40 तो रेज हो गया कहाँ से, इक्विटी से, क्योंकि 32 रुपीज़ का रेज करोगे तो 40 लाख ही आएगा ना। और बैलेंस कहता है 9.75% का डेट का, इसका मतलब आपका 40 लाख भी आपका किस में से आ गया, इसमें से। ये प्लान ए था। और प्लान बी में बोलता है कि जितना फंड रेज करना है उसमें से 10% आप इक्विटी से लाओगे, तो आपको 80 लाख लाना था, 80 में से 10% 8 लाख इसका हो गया। फिर कहते हैं कि देखो आपका 30% फंड जो है ना 13% प्रेफरेंस से लेके आओगे। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ 80 मल्टीप्लाई बाय 30%, 24 जो है ना 24 लाख जो फंड रेज करना है आपको प्रेफरेंस से आ जाएगा। और कहते हैं बैलेंस कितना बच जाएगा, 60%, 48 48 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 48 प्लस 24 प्लस 8 टोटल मिला के 80 हो जाना चाहिए। ठीक है, 80 आपका फंड रेज हो जाता है। तो कहते हैं 2 प्लान यहाँ पे दे दिए गए वो 80 लाख फंड रेज करने के लिए। अब रिक्वायरमेंट जो था ना उसके अंदर 2-2 मार्क्स का हर एमसीक्यू थे। अब इसके अंदर ऑप्शंस थे, 5-4 ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शन तो बच्चे को याद नहीं रह सकता है। उन्होंने बोला कि रिक्वायरमेंट याद है, ईपीएस और एमपीएस निकालना था प्लान ए का, ईपीएस और एमपीएस निकालना था प्लान बी का, यानी कि 2-2 मार्क्स हो गए। इसके ईपीएस 1 मार्क्स, इसके मार्केट प्राइस 1 मार्क्स। तो आपको पता है ईपीएस निकल के आ जाए तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन के अंदर दोनों का पी रेशियो दिया हुआ था। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ईपीएस निकालना है। और ईपीएस तो निकल के आ जाएगा ना, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है कि ईबीआईटी से हम लोग शुरू करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो ईबीआईटी तो आपको यहीं से आ जाएगा। कैसे आएगा आप मुझे बताइए। 7.5 का ईपीएस है और नंबर ऑफ शेयर था आपका कितना बताइए, पहले से नंबर ऑफ शेयर 5 था, क्योंकि 10 रुपीज़ का था तो 5 लाख शेयर थे पहले से। तो 5 लाख शेयर जो था आपका, तो मुझे बताइए 5 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 7.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करोगे तो ये आपका
जो अर्निंग, क्योंकि ईपीएस निकाला गया होगा तो इक्विटी की अर्निंग से, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी जो होगा आपका 37.50 आ जाएगा। तो ये आ गया ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। और अब प्रेफरेंस तो है नहीं, देखो बैलेंस शीट में जब प्रेफरेंस नहीं होते हैं तो जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होता है यही आपका ईएटी भी बन जाएगा। ओके, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ही ईएटी भी बन जाता है क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं। अब अगर ये हमारा क्या है बताइए, नेट ऑफ टैक्स है और टैक्स रेट 25% है, इसका मतलब टैक्स हटाने के बाद ये वैल्यू निकाला गया है, तो जितना कमाया होगा उसमें से 25% हटा दिया टैक्स का, तो 75% बचा होगा। तो दिस वैल्यू इज 75%, किसका, ईवीटी का। तो इसको अगर हम 75% से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 75%, तो आपका ईबीआईटी आ गया, क्या आ गया बताइए, ईबीआईटी आ गया आपका कितने का, 50 का। तो बस ये ईबीआईटी आपका 50 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि जब फंड ज्यादा रेज करते हैं, आपने देखा होगा ज्यादा फंड रेज करते हैं तो हमारा टर्नओवर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ बोला गया था कि आपकी टर्नओवर 40% बढ़ी है, जिसकी वजह से ईबीआईटी भी 40% बढ़ गई है। तो इसका मतलब जो रिवाइज, ये तो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है जो हम कमा रहे थे, तो 50 प्लस 40% देखा जाए तो 70 का आपका ईबीआईटी जो मुझे दिख रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? सॉरी, ये तो आपका ईबीटी आया है ना, ये तो ईबीटी आ गया क्योंकि ये टी को हमने डिवाइड किया तो ईबीटी आया है। ईबीटी कितना आ गया बताइए, ये आपका आ गया 50, जस्ट अ मिनट, 37.5 डिवाइड बाय 75%, हाँ जी 50 का ईबीटी आ गया। और ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो पहले से इंटरेस्ट आपका कितना था सोच के बताइए। आपका 50 का 12% 6 लाख का आपका इंटरेस्ट हुआ करते थे, तो 6 लाख इंटरेस्ट ऐड करो तो ये 56 बन जाएगा, ईबीटी बन गया। नहीं, अब ईबीआईटी बन जाएगा, ये ईबीआईटी बन गया। और इस ईबीआईटी में 40% से इंक्रीज अगर डालोगे तो आपका नया ईबीआईटी बनेगा, तो प्लस 40% का नया, यानी कि 56 प्लस 40%, ये आपका बनना चाहिए 78.40 का आपका ईबीआईटी आना चाहिए। आपकी जो ये इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी ना, यहाँ से इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना के दिया है, देखो सॉल्यूशन जो मैंने बना के दिया उसके मुताबिक प्लान ए और प्लान बी ले लिया मैंने, देखो ईबीआईटी ले लिया 78.40 से मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसमें से क्या करोगे बताइए, एक तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होगा वो माइनस करोगे जो आपका 6 था, और जो नए फंड रेज किए थे उसमें से अभी तुमने हिसाब करके दिया ही था ना कि 50 जो आपका फंड रेज करना था उसमें से 40 लाख इक्विटी से लाए थे और 40 लाख डेट से, तो 40 का डेट 9.75% से, आई थिंक यही आता है। कैलकुलेशन वगैरह कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। 9.75%, 3.9 आ रहे, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट बनता है आपका 6 प्लस 3.9 यानी कि 9.9 का इंटरेस्ट माइनस करके ईएटी तक पहुंचे। अब ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं इस प्लान के अंदर, और ये बन गया आपका कितना 51.375। तो 51.375 पे अब नंबर ऑफ शेयर कैसे, पहले से 5 था और इतना राइट शेयर इशू हुई थी, तो राइट शेयर भी तो इक्विटी शेयर ही है ना, उसी इक्विटी के कैपिटल में तो जाएगा। तो ईपीएस मेरे हिसाब से 8.22 आ रहा है प्लान ए का। आप लोग का भी यही आया था कि एक बार जरूर बताना, ताकि आने वाले बच्चों को जो है इसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो मैं उसको मॉडिफिकेशन करा दूंगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट है उसको इस पता चल जाए किस तरीके का एमसीक्यू फ्रेम किया गया था। ओके, और दूसरे को हेल्प करने से कहते हैं कि दुआ भी लगते हैं, तो आप अगर आने वाले बच्चे को हेल्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दुआ भी लगेगा। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपका भी यही ईपीएस आया था। अगर ये नहीं आया था तो फिर हो सकता है बैलेंस शीट का डेटा आपका क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। अगर आंसर तक मैच हो इसका मतलब बैलेंस शीट का डेटा भी एग्जैक्टली सेम है जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आइए वापस, तो ईपीएस आ गया, इसी तरीके से आपका प्लान बी का भी आ जाएगा। अब ईपीएस आ गया तो अब पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन था तो ये पी मार्केट प्राइस आना चाहिए। इसका मतलब आपका दोनों का, प्लान ए का ईपीएस एमपीएस भी आ गए, प्लान बी का ईपीएस एमपीएस भी आ गए। आपके एमसीक्यू का 2 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स आपका यहाँ बन जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला था फाइनेंशियल बीईपी। अब बीईपी कैसे निकालता है आपको पता है, फाइनेंशियल बीईपी के लिए हमारे को जितना जो फिक्स्ड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होते उतना ईबीआईटी हो जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट प्लान ए में तो एक ही इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट 6 का पहले का था 3.9, 9.9, इसका मतलब अगर ईबीआईटी आपका 9.9 हो जाए तो फाइनेंशियल बीईपी आ गया। तो प्लान ए का फाइनेंशियल बीईपी आपका जो है ये 9.9 होना चाहिए मेरे हिसाब से, और प्लान बी का कितना होना चाहिए, इसमें 2 ही चीज है। अब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस, तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस प्री टैक्स होना चाहिए क्योंकि ईबीआईटी निकालते हैं हम लोग प्री टैक्स में। तो देखो ये आपका 10.10 का आपका इंटरेस्ट है, कैसे, ये देखो 10.80, 6 का पहले का इंटरेस्ट और नया इंटरेस्ट आपका 4.8, सही है ना। 48 का 10%, 48 का 10%, 48 का 10%, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपका ये इंटरेस्ट आ गया
और जो डिविडेंड था, देखो आप जब बीईपी पे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, जितना खर्चा है उतना कमा लो। तो खर्चा तो दो ही है ना फाइनेंशियल में, एक इंटरेस्ट है और एक हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इतना और इंटरेस्ट इतना, यानी कि इतना अगर ईबीआईटी हमारा आ जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे खत्म। ये हमारा क्या आ जाता है बताइए, ये फाइनेंशियल बीईपी एट सॉरी ये प्लान बी का फाइनेंशियल बीपी 14.96 आता है। तो 2 मार्क्स और आ गया आपका। तो 4 2 6 मार्क्स तो यहाँ से मिल गए आपका 10 मार्क्स में से। अब रहता है 4 मार्क्स, जिसमें से एक आपका पूछा गया था इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट में क्या करते हैं, दोनों प्लान का ईपीएस इक्वल करना चाहिए, जिसमें वो ईबीआईटी बताओ जहां पे ईपीएस दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो ईबीआईटी हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो एक्स माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी 0.75 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, और इधर आपका ये प्लान बी का ईपीएस। तो ये ईपीएस और ये ईपीएस दोनों इक्वल होना चाहिए। मैंने इसको जब कट कटा के किया तो ये वैल्यू आ रहा है। मेरे हिसाब से जो आपका इंडिफरेंस पॉइंट है वो आना चाहिए 40 लाख का, अप्रोक्सीमेटली 40.02 आ रहा है, तो 40 लाख कह सकते हैं। आप लोग भी बताना कि इंडिफरेंस पॉइंट 40 लाख आ रहा है कि, क्योंकि देखो ये तो मेमोरी बेस्ड है ना, ये कहीं पे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। वो तो मेरा बच्चे को परेशान कर करके कोशिश किया कि निकालो कि चलो कुछ तो पता चले, ठीक है। तो एक हिस्ट्री बन जाएगा। अब देखना यही क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग कॉपी करके अब सब लोगों को जो है अब अपने तो लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सारे क्रेडिट अभी भी हमारे वही 3 स्टूडेंट को जाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करके जो मुझे डेटा दिया है। अब पूरे इंडस्ट्री को पता भी चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हमने किसी को भला ही तो किया ना, भला किया तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा, और थोड़ा क्रेडिट मुझे भी जाएगा। वापस आइए, क्योंकि अगर मैं इतना आप लोगों को परेशान नहीं करता तो मुझे देते ही नहीं आप लोग। ये देखिए ना, आपका इतना याद आ पाता है ना। तो 40 लाख का, होप आपका इंडिफरेंस पॉइंट भी 40 लाख आ गए, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं इसमें भी आपका आ जाए। अब ये जो कैश बैलेंस की बात कर रहे थे ना, कि एक पॉइंट में कह रहे थे कि कैश बैलेंस निकालो, मुझे जिसमें कह रहे थे कि कैलकुलेट प्रोजेक्टेड कैश बैलेंस इफ फाइनेंशियल प्लान बी सेलेक्टेड। अगर बी सेलेक्ट करते तो क्या बैलेंस रहता, डिप्रेशन दिया है 15.50 का। मुझे लगता है थोड़ा सा और कुछ इसमें पॉइंट होंगे, क्योंकि किस डेट का, मुझे इसमें कंफ्यूजन ये है कि भाई कैश बैलेंस कब का निकालने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन हुई बोला कि नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट। अब नहीं था क्लैरिटी, तो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना मुझे समझ आया उसके बेसिस पे मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश किया है। अब आप लोग बताइएगा कि जिसको भी याद आए, इसके लिए तो जरूर बताना पड़ेगा कि कैश बैलेंस क्या 125.448 कोई ऑप्शन था क्या उसके अंदर आपका, या नहीं था। नहीं था तो मुझे देखना पड़ेगा कि और भी इंफॉर्मेशन था। जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर रिजर्व भी बोले थे बढ़ेगा, ठीक है। अब रिजर्व बढ़ेगा तो रिजर्व कैसे बढ़ाओगे, क्या रिजर्व भी 40% बढ़ने की बात हो रही थी क्या? ऐसा तो नहीं कि जो 40% इंक्रीज जो हुआ था, मैंने 2 ही चीजों को इंक्रीज किया, याद रखना। मैंने 40% जो इंक्रीज लिया है ना, वो मैंने स्टॉक का लिया, क्या और भी किसी चीज़ों में इंक्रीज था? क्योंकि आपको पता है एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप लोग बनाते हो ना, ये सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तभी वो कैश बैलेंस पूछ रहा है। तो देखो बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया था। अब मैं इतना समझता हूँ कि मैंने कितना कैश प्रॉफिट कमा के लाया है। तो आपको पता है कैश प्रॉफिट हमारा कौन कौन सी होता है बताइए। जितना आपने जो पैसे रिटेन किया, वो जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया वो प्रॉफिट, और प्लस डेप्रिसिएशन, यही 2 चीज तो है आपका। तो जो आपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो ट्रांसफर किए वो प्लस डेप्रिसिएशन, लेकिन बैलेंस शीट में पूरा प्रॉफिट नहीं गया था, रिटेन अर्निंग कम था, क्योंकि जो आपने कमाया था ना इक्विटी होल्डर के लिए, उसमें से कुछ डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% था। इसका मतलब आप इसमें से जितना कमाए होंगे ना, 19 का डिविडेंड भी बांटा होगा, जो मुझे लगता है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना था आपका? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी जो था ना प्लान बी का 47.58। तो इस 47.85 में से आपने 40% का तो डिविडेंड दे दिया, तो वो भी तो कैश कम हुआ होगा ना। तो इसका 60% प्लस ये होना चाहिए दोनों को मिला के। तो ठीक है, मैंने उसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया। तो ये मेरे हिसाब से आपका कैश प्रॉफिट हुआ, जो आपका एडिशन हुआ होगा। और बोला था स्टॉक बढ़ा है, तो स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या होता है? स्टॉक बढ़ना आपको याद होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ना आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो कैसे होता है? क्योंकि स्टॉक कैसे बढ़ा? स्टॉक अकाउंट डेबिट है ना। 2 क्या होता है बताइए? कैश, क्योंकि हम जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन हमारा कैश में। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आप आउटफ्लो मानते थे और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को इनफ्लो मानते थे। उसका रीजन यही था। तो स्टॉक बढ़ने की बात की, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टॉक नहीं बढ़ना था तो फिर हम ये नहीं लेते। याद रखना, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसके बेसिस में बना रहा हूँ। अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में स्टॉक 40% इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं लिखा हुआ था, तो फिर ये पॉइंट नहीं आएगा।
ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे मुझे ये लगता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन तो आप लोग जरूर करेक्ट करिएगा मुझे। तो स्टॉक अगर बढ़ा है तो मैंने इसको आउटफ्लो ले लिया, और फंड भी तो रेज किया था ना, अभी अभी फंड रेज किया एक्सपेंशन के लिए 80 लाख का, तो वो भी तो हमारा कैश आया ना, और बाकी कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को दिया नहीं है। अब क्रेडिटर बढ़ा या घटा ये बताया ही नहीं है, अगर क्रेडिटर बढ़ने घटने की बात करता तो उसका भी एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ता है। सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये इतना आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 7 + 63.08 माइनस 19.032 माइनस 5.6 प्लस 80, ये आना चाहिए वही 125। बताना कोई ऐसा कोई ऑप्शन था कि आपके ऑप्शन के अंदर कैश बैलेंस का, क्योंकि दो तीन कैश बैलेंस के इन लोगों को याद नहीं आ रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गए थे इसमें, तो हमने तो कैश बैलेंस में थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिमाग लगाया, हमें नजर नहीं आया, हमने इसको छोड़ा और आगे बढ़े। मैंने 2 मार्क्स के रिस्क लेने के लिए हम वेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आगे पेपर छूट जाएगा, तो इसलिए उन लोगों को बैलेंस जो है वो इसका याद नहीं था, तो मैंने अपने बेसिस पे इसको करके दिया। होप ये एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। ठीक है, अगेन एक बार बोलूंगा कि आप लोगों को थैंक्स जरूर बोलना चाहिए उन स्टूडेंट को जिन्होंने इतना मेहनत करके एमसीक्यू आपके तक पहुंचाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 2 पे, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है आपका रेशियो एनालिसिस का। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया फ्रेम किया, सिर्फ अनफेयर था तो मार्क्स को लेके, अदरवाइज पेपर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो ये रेशियो है वो डेवलप किया था, यानी कि फ्रेम किया था। सिंपली इसमें देखा जाए तो टाइम जरूर आप लोगों को कंज्यूम हुआ, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक, आप लोगों ने ऑलरेडी सबका ऑलमोस्ट हुआ था। जैसे इसमें देखो आपका डेट दिया गया है, इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो दिया गया है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो गया बताइए, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये दे रहा है आपको 1.5 डिवाइडेड बाय 1, और डेट आपका अमाउंट पता है 45 लाख, तो अगर डेट की जगह पे अगर आप 45 लाख डालोगे तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा बताइए, इक्विटी आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए इक्विटी आपका आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आपका 30 लाख का इक्विटी आ गया। तो देखा जाए तो आपका जो इक्विटी और डेट जो है ना ये आपका आ जाता है कितना बताइए, 45 + 30, 45 + 30 जो है दोनों मिला के कैपिटल आपका बन जाता है 75 का, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है बताइए, 75 का। ठीक है, तो अब जैसे अब आगे क्या दे रहा है ये, अब ये आपको दे रहे हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, यानी कि ये जो इक्विटी का फंड है ना 30, इस पे 54% कमाते हैं इक्विटी होल्डर कमाता है। तो इक्विटी होल्डर क्या कमाता है, ईएई, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अगर प्रेफरेंस नहीं तो ईएई ही आपका ईएटी भी बन जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है तो 30 का 54%, 30 मल्टीप्लाई बाय 54%, ये कमाता है आपका 16.2 कमाता है। तो अब मुझे बताइए आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट आ गया, और आपका टैक्स रेट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स जो आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 75%, क्योंकि 25% टैक्स है तो ये वैल्यू तो 75% डिवाइडेड बाय 75%, रिजल्ट आ जाता है, ये आ जाता है आपका 21.60, और अगर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दे तो हमारा ईबीआईटी भी आ जाएगा, है ना। तो ये देखो 45 में 12.5%, 45 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो ये आपका 5.625 भी बन गया, तो हम कह सकते प्लस 21.6, ये आपका आता है 27.225 का जो है ना मेरे हिसाब से आपका ईबीआईटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ईबीआईटी आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड, टैक्स, फिक्स एसेट, करंट रेशियो। ठीक है, अब मोटा मोटा आइडिया माइंड में फ्रेम हो गई कि अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सीधा पहुंच जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके लिए क्या चाहिए हमें बताइए, हमें चाहिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब देखो जो मिल रहा है उसको तो ले लो पहले, बाकी अगर नहीं भी मिलेगा तो एक रेशियो नहीं बनेगा, देख लेंगे उसको, है ना। तो अब मुझे बताइए ईबीआईटी कितना बना, आपने निकाला अभी 27.225 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आपका कितना हो बताइए, 45 का 12.5%, 45 का 12.5%, ये देखा जाए तो आपका 5.625, तो इसके बेसिस पे आपका डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 27.225, ये आपका बनता है 84.84। होप आप लोगों का यही आंसर आया होगा। इसमें डिटेल में आपको सॉल्यूशन करके यहाँ पे दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो सब निकाला, रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे हम लोग आ गए, हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.84, यही हमने यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ये दोनों रेशियो आपको लिंक करने पड़ेंगे, बात बन जाएगा। करंट एसेट्स भी निकालना है, तो करंट एसेट्स के लिए आपको फिक्स एसेट्स और करंट रेशियो इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे का ये कहना था कि करंट रेशियो ने शायद उसको ज्यादा परेशान किया, तो मैं आपको बता दूं करंट रेशियो में ज्यादा परेशान होने की तो मुझे जरूरत लगता नहीं है, क्योंकि आपका
वो पता है, फिक्स असेट्स पता है। देखो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मालूम है कि जो कंपनी है फंड कहाँ से रेज करते हैं, कैपिटल से, इक्विटी और डेट से। तो इक्विटी और डेट से फंड लाते और लगाते कहाँ है बताइए, दो सोर्स में। कौन कौन सी? एक है आपका नॉन करेंट असेट्स जो कि फिक्स असेट्स है, और एक आपका वर्किंग कैपिटल है ना, यही तो आपका है लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल और इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी प्लस डेट का वैल्यू आपको मालूम है 75 का। तो आप मुझे बताइए इधर से अगर 75 है तो ये भी तो आपका 75 ही होगा, जिसमें से फिक्स एसेट्स 39 है। तो अगर ये दोनों मिला के 75 है और जिसमें से फिक्स एसेट्स 39 है, तो हम कह सकते हैं 75 माइनस 39, तो 36 आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। सोचो ध्यान से थोड़ा सा, ये आपका कितना आ गया बताइए, 36। तो आप मुझे बताओ करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी आपका 36 का है, और आपका करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी कितने का है, 1.80 का। आप मुझे बताइए ये दोनों को बेस बना के तो कितने सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम का सॉल्व किया था अभी तक, जिसमें आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दिया था। और ये अब इसमें क्या करोगे, करंट असेट्स निकाल लो, 1.8 करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी वैल्यू आ जाएगा, करंट असेट्स भी आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है तो मेरे हिसाब से आपका जो वही इक्वेशन बनाया मैंने, ये दोनों इतना आ गए इस तरीके से, तो ये 81 लाख आता है आपका। तो ये आपका बन जाएगा 81 लाख का। अब रह जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो भी निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या है देखो, आपकी जो ये रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है ना ये तो आपका, हाँ जी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 85%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है बताओ। आपको पता है इसमें आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर COGS, और जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि आपका एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेज होगा, ये दोनों सेल के रेस्पेक्ट में कितना है बताइए, 85%। तो आपको पता है सेल में से अगर आप इन दोनों खर्चे को निकालते हो तो EBIT आता है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो, वो है आपका 15%। तो मुझे बताइए EBIT आ चुका है, और आपको पता है EBIT सेल का कितना परसेंट है, 15%। तो इसको अगर 15% से डिवाइड करोगे, 27.225 डिवाइड बाई 15%, तो आपका सेल भी तो आ गया ना। तो आप मुझे बताइए सेल आपका आ गया कितना, आपका सेल आ जाता है 181.50। तो अब आप मुझे बताओ, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो को इसको लिंक करोगे तो आपका COGS निकल के आ जाएगा, COGS निकल के आएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल नहीं बोलेंगे गलती, मतलब ठीक ठाक था, सिंपल भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसे आप इक्वेशन बना के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने पहले ही क्या बोला है, क्वेश्चन अच्छा था, मार्क्स अनफेयर थे। सिंपल, दिक्कत ये थे बस किसके अंदर, मार्क्स के अंदर, ये अनफेयर था। ठीक है, अगर यही अगर 8 मार्क्स में होता या 10 मार्क्स में होता तो परफेक्ट था, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी। आइए, अच्छा आंसर कितना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ये भी बता दूं, कुछ लोग अगर मैच करना चाहो तो कर सकते हो। 36.25 जो है मेरे हिसाब से आना चाहिए, 36.25%, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व होगा। ये देखो इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको कि जो आपका COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना आ गया और इन दोनों की रेशियो बता के दे रखा है। ये देखो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा इतना आता है और इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करोगे, जैसे वो जो होते हैं ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को जो लिंक करते हो, इसीलिए ये इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आपको COGS आ जाएगा, और COGS आ गए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकल के आ जाएगा। होप यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी लीवरेज का, क्वेश्चन नंबर 4B के जैसे हमारे बुक के, इसमें 5 मार्क्स फिर भी कह सकते हैं जस्टिफिएबल। थोड़ा सा लेंदी तो है क्योंकि 3-3 आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ थोड़ा टाइम लग के भी सही, दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा किसी को, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा लीवरेज का, जिसमें आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज निकालना था। ठीक है, सेपरेटली निकालना था अगर सेल्स आर डिक्लाइंड बाय 15% और 20%। ठीक है, तो जो सेल आपका 50 लाख यूनिट था ना, यूनिट्स को डिक्रीज करते हो तो हमें पहले से ही पता है, तो जो आपका 50 लाख का जो आपका सेल्स यूनिट था ना, वो आपका 50 माइनस 15%, ये आपका 42.50 आ जाएगा, और माइनस 20% अगर करते हो तो 34 आ जाना चाहिए। 50 माइनस 20%, 40 आ रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, 50 माइनस 15%, 42.5, ठीक है, और अब हम यहाँ पे करें 50 माइनस 20%, तो ये आ जाएगा 40। तो ये आपको तीनों लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तीनों लेवल पे आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और वहां से बोला है डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ से जितना आपका ये एग्जिस्टिंग पार्ट है, तो एग्जिस्टिंग जितना EPS आएगा, और जो न्यू में केस 1 बनता है, केस 2 बनता है, तो इस EPS को इससे कंपेयर करेंगे तो डिक्रीज आ जाएगा
प्लान 1 का यानी कि केस 1 का, और इसमें जो ईपीएस आएगा इसके ईपीएस को देख लोगे तो ये आपका ईपीएस 2 का आ जाएगा। और ईपीएस निकालने के लिए बहुत आसान, ईबीआईटी से हम लोग शुरू करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। और क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं सेल्स दे रखा है, डिवेंचर, इंटरेस्ट, चेंज पॉलिसी, अल्फा इतना आने वाला है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जितना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम है। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ठीक है सेल से ही होगा ना, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल से शुरू करना पड़ेगा, ईवीआईटी से नहीं, यहाँ पे सेल से शुरू होंगे आपका। ठीक है, सेल आ गया, माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आपको 2 रेशियो निकालना है तो ये तो ऑलरेडी पता है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, तीनों केस का अलग अलग आपको रेशियो निकालने पड़ेंगे, तीनों आप इनकम स्टेटमेंट अलग से बनाओगे, और लास्ट में जो आपका ईपीएस निकालना है इसमें से ये कितना गया, इसमें से ये कितना गया। और जब आप लीवरेज निकालोगे तो याद रखना इसका लीवरेज अलग निकालना, इसका अलग, इसका अलग। वैसे तो आपको सिर्फ डिक्रीज के लिए निकालने को देने को बोला है, इसने बोला था कि लीवरेज बता के दो केस में, लेकिन मैं कहता हूँ रिस्क क्यों लेना, आप एग्जिस्टिंग वाले भी निकाल के दे दो, क्योंकि एग्जिस्टिंग आपका इनकम स्टेटमेंट है। और एक और भी चीज पता होगा आपको कि जब सेल गिरता है तो उस केस में जो आपका रेशियो है ना वो बिगड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखना रेशियो बिगड़ा होगा, बिगड़ने का मतलब क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज था ना ये देखो बढ़ा होगा, ये देखो बढ़ गया ना। पहले आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जितना था 1.875 कुछ थे, इसमें थोड़ा सा आपका छुप रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो दिखेगा आपको, हाँ जी। तो ये देखो ये आपका एग्जिस्टिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज था, देखो बढ़ गया ना, यानी कि ये जब सेल गिरता है तो हमारा लीवरेज खराब होता है। इसमें कमेंट तो नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, ये 2 आंसर आप देते तो काम चल जाता, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपका ये दोनों आ जाता। होप यहाँ तक क्लियर है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, अब आते हैं फैक्टरिंग के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख के मुझे हंसी आ जाता है कि बच्चों से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट, ओके जहाँ पे टीचर वगैरह कोई इसको ओपिनियन नहीं दे सकता अपना, वहाँ पे स्टूडेंट से ये ओपिनियन अपना लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसे समझ लो इंस्टीट्यूट ये सोचा होगा कि मैं 100 मार्क्स का पेपर आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, 95 मार्क्स ही पेपर पूछ रहा हूँ, इस उम्मीद से ये डाला होगा ताकि किसी बच्चे का 100 मार्क्स ना आ जाए। हाँ जी, इसमें देखो इस क्वेश्चन को क्या है, फैक्टरिंग आपको होप याद होगा, हम भाई को अपॉइंट करते हैं किस चीज़ों के लिए, हमारे जो कलेक्शन है, जो हमने उधार बेचा था ना, जो डेटर है, डेटर हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो हमने क्या करा, बाउंसर को अपॉइंट कर दिए, और बाउंसर को बोला कि भाई वो पैसे मुझे नहीं दे रहे, कलेक्शन करके लेके आ। होता क्या था, हम 45 डेज के उधार पे बेचा करते थे, लेकिन जो ये कस्टमर थे ना मुझे पैसे देता ही नहीं था टाइम पे। मुझे टाइम पे कितने दिन पे दिया करता था, 70 डेज पे मुझे पैसे दिया करता था। इसका मतलब मेरे जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाता था 70 डेज के लिए। कितना भाई, जितना मैं उधार बेचूंगा उसी का ना, तो उधार तो मैं कितना बेच रहा था 90%, तो 750 का 90% अगर देखा जाए तो हम उधार बेचा करते थे अभी तक 675 का लाख का उधार बेचा करते थे। इसमें से ये जो हमने उधार बेचा है वो 70 डेज तक लेके बैठा हुआ है, मतलब 70 डेज तक का सेल का पैसे आपके पास आता नहीं है। इसका मतलब आपका जो ब्लॉकेज हुआ करता था ना पैसे, जिसपे आप इंटरेस्ट जो है मिस कर रहे थे, वो ब्लॉकेज आपका था डिवाइडेड बाय, देखो क्वेश्चन में बोला है 360 डेज यूज करना है, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आपका बन रहा होगा 675 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 70। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज जो था ना 131.25 का, ये हमारा ब्लॉकेज हुआ करता था 70 डेज के लिए। देखो ध्यान से, सिचुएशन कुछ ऐसा था, हमारा अभी 70 डेज में फंड कलेक्शन हुआ करता था, मतलब हमने जो सेल किया है उसमें से 131.25 की जो हमारा सेल था वो कस्टमर लेके बैठ जाते थे, तो हम इस पे इंटरेस्ट मिस किया करते थे, इंटरेस्ट हमारा नुकसान हुआ करता था। और बैड डेट जो है ना 0.75% है, तो ये 0.75% किसका होगा, क्रेडिट सेल का ही होगा ना, जितना उधार बेचेंगे उसी में से हमारा 0.75% आएगा। तो 675 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, तो ये बनता है आपका 5.0625 का बैड डेट से। और क्वेश्चन में आगे बोला है कि फैक्टर हैज ऑफर्ड टू मैनेज द डेटर, यानी कि जो रिसीवेबल था ना कस्टमर ये आउटसोर्स कर देते हैं, हम अब कलेक्शन नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, बाउंसर को अपॉइंट कर देते हैं। भाई कहते कि भाई तू रिकवरी कर ले, कस्टमर बहुत बदमाश निकला, हमें टाइम पे पैसे नहीं देता है, हम तो उसको बेचे थे 45 डेज पे और ये हमें देता है 70 दिन पे पैसे, और अगर मैं बाउंसर को अपॉइंट कर दूं तो अब तो पैसे 45 डेज पे आ जाएगा ना हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे लिख के दिया है कि पेमेंट बीइंग गारंटेड बाय फैक्टर 45 डेज, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अब बाउंसर उसको क्या बोलेगा, देखो हमने आपको नोट्स में भी लिखा रखा 45 डेज से पहले तो कभी भी वो
रिकवरी नहीं कर सकता है। समझ में आ गया बात? अगर आप नोट्स पे जाके चेक करोगे, नोट्स दिखाऊं क्या अब इसमें, नोट्स दिखाऊं क्या, चलो कोई नहीं, वापस आइए। तो ये देखिए 45 डेज पे कलेक्शन हो जाया करता है, तो यानी कि अब जो हमारा देखो कायदे से ब्लॉकेज कितना होना चाहिए था इसका 45 डेज का, 675 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हम कह सकते हैं हमारे जो ये 84.375 जो है ना, इतने का हमारा फंड जो होगा ना यहाँ पे, इतने की पहले ब्लॉकेज हुए करते थे, इतने की ब्लॉकेज, यानी कि फंड रिड्यूस हुआ हमारा। कितने से रिड्यूस हुआ बताइए, -13.125, सॉरी 131.25 माइनस 84.375 अगर चेक करते हो तो हमारा जो है 46.875 जो ब्लॉकेज रिड्यूस हो गई, जल्दी पैसे आ गए मेरे पास। तो मैं इस पे क्या करा बताइए, इंटरेस्ट मैंने सेव किया। कितना इंटरेस्ट सेव किया, तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12.5% है, इस पे हम लोग 12.5% का इंटरेस्ट बचाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12.5%। कितने दिन के लिए बचाएंगे, पूरे साल के लिए। तो आपकी जो इंटरेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी सेविंग होगी, इंटरेस्ट सेविंग जो हो गया आपका 5.859375 लाख का जो है ना, ये आपका सेविंग बनता है। पहला पॉइंट ये आपका आगे। ओके, अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी डेटर्स ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या होता है, रिकोर्स कहता है कि आपका बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जो बेचने वाले होगा सेलर के पास तो रिकोर्स होता है। नॉन रिकोर्स मतलब बाउंसर को हमने रखा है, बाउंसर को क्या कहते हैं हम, यानी कि फैक्टर। बाउंसर को कहते हैं देख भाई तुम्हें मैंने रखा क्यों है, कलेक्शन करने के लिए, तुम अगर कलेक्शन कर नहीं पाए तो तुम्हें मैं फी क्यों दे रहा हूं बताओ, ये जो 2% फी दे रहा हूं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, तुम रिकवरी करो। नॉन रिकोर्स बेसिस पे मतलब क्या हो गया कि बैड डेट्स अगर नहीं भी देता है ना कोई कस्टमर तो जिम्मेदारी तुम्हारा, मतलब ये पूरे के पूरे बैड डेट्स जो है ना हमारा सेव हो जाएगा, याद रखना। और फिर जैसे आप मान लीजिए हम बाउंसर को नहीं रखे थे तो हमारा अपना एम्प्लॉय था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट था ना, जो हम खुद कलेक्शन करके पैसे लाते थे उस 18,60,000 में से, उसमें से अवॉइडेबल ओनली 2/5 है, मतलब सिर्फ 2/5 ही इसमें से जो एम्प्लॉय वगैरह है वो आप उसमें से खर्चा बचा सकते हो, उससे ज़्यादा आप बचा नहीं सकते हो। तो इसमें से जो आपका एडमिन का जो सेविंग होगा ना, ये होगा 1860,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ये देखा जाए तो 744,000 इतने का आपको सेविंग जो है ना यहाँ से बन जाएगा। मैंने पूरा वैल्यू ले लिया, ये सब लैक्स में था, ये आपका पूरा वैल्यू यानी कि 7.44 लाख बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 7.44 लाख का इसमें बैथ बनेगा। फिर से एक बार कर लूँ, 18,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, इतने का हमारा इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ये क्रेडिट सेव हो जाएगा। तो कितने सेविंग आ गया बताइए, सेविंग अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो देखो सेविंग हमारे पास अभी 3 सेविंग आ चुका है। कौन कौन सी बताइए, एक तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट सेव करेंगे, वो एक जो ये हमारा ब्लॉकेज ब्लॉकेज वो तो हो गया, ये बैड डेट सेव करेंगे और ये सेव करेंगे। अगर टोटल सेविंग में ऐड करूँ अगर, तो टोटल सेविंग जो हमारा आ जाएगा उसमें आ जाएगा, ये है आपका 5.859375 प्लस 5.0625 प्लस 7.44। ठीक है, ये आपका टोटल जो सेविंग बनता है मेरे हिसाब से 18.361875 लाख का आपको सेविंग बन जाता है। मैं अगर ये 1C के सॉल्यूशन पे पहुंचूं तो देखिए मैं टोटल सेविंग जो है यहाँ पे देखो एक बार 1836,888 व्हाट 1830 यानी कि 18,36,188 का 18,36,188। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये विजिबल होगा आपको। हाँ जी, ये जो है ये आपका टोटल सेविंग बन जाता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि द फैक्टर अग्री टू ग्रांट द एडवांस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। देखो जो फैक्टर ने जो 45 डेज बाद कलेक्शन किया है, 45 डेज का उधार तो मैंने खुद बेचा है ना, मैंने जो उधार बेचा है अगर मैंने 45 डेज का बेचा है तो उससे पहले तो पैसे कभी कोई मांग नहीं सकता है। इसका मतलब अब कायदे से मेरे पैसे इतने रिसीव हो जाना चाहिए था 45 डेज में, लेकिन आपने फैक्टर में क्या देखा होगा कि जैसे आप लोग बिल डिस्काउंटिंग करते हो वैसे हम लोग बाउंसर को कहते हैं कि देख भाई तू 45 डेज में अपना कलेक्शन करते रहना, वैसे ही बैड डेट्स की जिम्मेदारी तुम्हारा है। हाँ, तो हमें तो बैड डेट्स भी नहीं लेना है, तो अगर देगा नहीं देगा तुम जानो। तुम एक काम करो, ये 45 डेज के बाद जो तुम जितना कलेक्शन करोगे ना वो तुम मुझे एडवांस में दे दे।
याद रखना यही वाले जो आपके एडवांस से मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने बनाया भी था। सिर्फ आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जो हमारा 10.3 था उसमें बस दो ही चीज नहीं था, उसके अंदर एक आपका रिडंडेंसी पेमेंट नहीं था और एक आपका उसमें कॉस्ट नहीं निकालना था। बाकी सब कुछ सेम है हमारे वो क्वेश्चन में, सिर्फ दो चीजें, उसमें कॉस्ट नहीं बोला गया, उसमें डिसीजन लेने को बोला गया है। कॉस्ट निकालना और डिसीजन लेने में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें तो क्या बता पाऊंगा, इतना तो ज्यादा डिटेल बता नहीं पाएंगे अभी, लेकिन ठीक है कोई नहीं, जितना पॉसिबल है जितना टाइम, क्योंकि कम टाइम में हमें बताना होता है, नहीं सब ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं चाहता ना आजकल बच्चे, सबको शॉर्टकट चाहिए। ये जो है ना एडवांस देंगे हमें, तो एडवांस कितने परसेंट देंगे? देखो आप पूरा का पूरा एडवांस, जैसे आप देखिए बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल कैसे, हमारे पैसे 3 महीने बाद आने, बैंक से मार्जिन ले लेते हैं, तो वैसे सेम है आपके पैसे, खास करके आपने उधार बेचा है कस्टमर को, तो आपके पैसे तो 45 डेज बाद आने थे ना, लेकिन बाउंसर को हम कहते हैं कि आज दे दो, यानी कि डेटर को डिस्काउंट कराना ही फैक्टरिंग है। डेटर को डिस्काउंट करा लिया हमने आज, तो मुझे बताइए ये पैसे आज मुझे दे देना चाहिए था डेटर को, सॉरी क्या कहते हैं फैक्टर, यानी कि बाउंसर मुझे आज दे देना चाहिए था इसको एडवांस में मेरे को, तो फ्री में थोड़ा एडवांस देगा, मेरे पैसे तो आना था 45 डेज के बाद, तो फ्री में थोड़ा नहीं देगा, तो इसका 80%। और एक इतना ही नहीं, ये कह रहा है कि देखो भाई पूरे पैसे मैं एडवांस में नहीं दूंगा, सिर्फ 80% दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि 20% हम रखे, यानी कि 20% जो है ना कलेक्शन के बाद दूंगा, जब कस्टमर देगा तब हमें वापस करेगा वो कौन, बाउंसर, लेकिन इसका 80% आज दे देगा, तो भाई 80% पे हमें फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा बताइए? 14% पे। इसका मतलब हमारे पास एडवांस कितना आएगा, जो 84.375 है, इसका 80% हमें आज मिल जाएंगे, तो 67.50 का हमारे को एडवांस मिलेगा। 84.375 का 80% एडवांस मिलेगा। अब यहीं पे झमेला शुरू होती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू होती है यहां से कहानी, कि जब आप ये निकालने को बोलते हो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, तो हमने स्टार्टिंग में ही आज क्या बताया था आते आते, कि देखो कॉस्ट निकालने का बहुत आसान तरीका है। हमें क्या करना है, हम आज क्या रिसीव करते हैं ये बता दो, और हम खर्चा कितना करते हैं ये बता दो। हो गया परसेंटेज। कैसे? हम रिसीव करेंगे 200 रुपये, और हम अगर खर्चा करेंगे 15, तो भाई 15 का खर्चा डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.5% का कॉस्ट है, यही कॉस्ट तो निकालना है। तो ये जो नेट प्रोसीड्स जो निकालना है, तो यही हमारे लिए रिसीट बनता है, इसी पे हमारे को खर्चा निकालना है। यानी कि ये जो हम अभी 200 रुपये ले रहे थे ना, उसके लिए ये एडवांस आ गए। लेकिन अब यहां पे शुरू होती है एम्बिगिटी। पास्ट में जो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन है उसके अंदर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, और इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि देखो भाई, जब वो पहलवान, जब वो बाउंसर जब कस्टमर से कलेक्शन करके मुझे जब एडवांस में पैसे दे रहे हैं ना, तो उसकी जो कमीशन है, उसकी जो सर्विस चार्जेज है कमीशन, वो रख के मुझे एडवांस देगा। एक अजम्पशन ये लेता है इंस्टीट्यूट, ध्यान से रखना, मैं सब लिख के दिया हूं आपको नोट्स पे। इंस्टीट्यूट का पहला अजम्पशन नंबर 1, कमीशन इज पेएबल इन, सर ये वाले, कमीशन इज पेएबल इन एडवांस। अगर एडवांस में कमीशन देना है, इसका मतलब वो जो बाउंसर है ना, वो जब मुझे पैसे देगा तो अपने हिस्से का कमीशन भी रख लेगा। लेकिन याद रखना, हमें कमीशन भी 45 डेज का ही दूंगा, क्योंकि 45 डेज के एक पीरियडिकली मुझे एडवांस मिलता है, तो 45 डेज का कमीशन भी हमें माइनस कर देना चाहिए था कायदे से। एक अजम्पशन ये बनता है एडवांस में। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया था इफेक्टिव कॉस्ट निकालने वाले में, जो नेट प्रोसीड्स बनता है, उस नेट प्रोसीड्स के अंदर इंस्टीट्यूट कहता है कि कमीशन भी हटा लेंगे भाई, यही एडवांस बनना था, कमीशन हटा दो। ठीक है, 45 डेज का कमीशन कितना बनेगा, इसका 2%, 84.375 मल्टीप्लाई बाय 2%, इसका मतलब आपका कमीशन बनता है 1.6875। तो ये क्या इतना हमारे को बाउंसर देंगे क्या? हाँ, यही बनता है। अब आपको मैं बता दूं, जो सीए इंटर के जो बुक में इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट जो बनाया था, उसमें आप देखना, आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है इफेक्टिव कॉस्ट निकालने वाला। उस क्वेश्चन में जाओगे तो इंस्टीट्यूट ने इसी को आपको नेट प्रोसीड्स बोला है, ध्यान से रखना, इसी को नेट प्रोसीड्स बोला गया है, और मैं भी आज के डेट पे इसी को नेट प्रोसीड्स बोलता हूं। ठीक है, -67.5। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे मुताबिक ये आपका नेट प्रोसीड्स बनना चाहिए। ठीक है, 8125। ओके, वापस आ जाइए। लेकिन अब मैं यहाँ जो सीए इंस्टीट्यूट ने जो आपको इंटर वालों को जो बुक में लिख के दिया है, उसके मुताबिक ये हमारा क्या होना चाहिए बताइए? ये होना चाहिए था आपका नेट प्रोसीड्स। लेकिन अब मैं बताऊं, ये तो आपको ये कलेक्शन, ये सही आंसर था जो सीए इंस्टीट्यूट ने इंटर के बुक में करेक्ट कर लिया, लेकिन ये तो फाइनल से उठ के आया हुआ टॉपिक है।
फाइनल के जो सॉल्यूशन हुआ करते थे उन हर सॉल्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूट जो अपना नेट प्रोसीड्स निकालते थे ना, कहते कि देखो भाई हमारे पैसे बनता था 45 डेज आना चाहिए था, लेकिन उस बाउंसर ने, फैक्टर ने हमें एडवांस दिया, तो हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना वो भी एडवांस में ले लेंगे। यानी कि इस पे जो आपका उसका इंटरेस्ट बनता है ना, इस एडवांस मनी पे, इस पे जो इंटरेस्ट बनता है ना वो भी एडवांस में ही ले लेगा। आज तक कभी किसी को देखा है एडवांस पे इंटरेस्ट पे करते हुए? आज मैं लोन लूंगा कि एक तरीके से मानो कि एक तरीके से मैं बाउंसर से लोन ही तो ले रहा हूं, मेरे पैसे 45 डेज बाद आएगा, लेकिन बाउंसर ने मुझे एडवांस दे दिया। तो आज तक कभी देखा है कि मैं एडवांस में, मैं किसी से आज अगर लोन लूं तो उस पर इंटरेस्ट भी एडवांस में देते हुए किसी को देखा है? आज लोन कोई लेता है तो इंटरेस्ट पहले पे करता है? बिल्कुल नहीं करता है ना। लेकिन जो पुराने क्वेश्चन थे, इंस्टीट्यूट इसमें से इंटरेस्ट हटा के तब वो नेट प्रोसीड्स निकालते थे। जो नेट प्रोसीड्स की अभी मैंने बात किया था, नेट प्रोसीड्स जो है ना, इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट को भी हटा दिया करते थे, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, कैसे निकाला? जितना एडवांस था वो उसमें से कमीशन तो निकालता ही था पहले, फाइनल वाले उसमें से इंटरेस्ट भी हटा दिया करते थे, जो कि मुझे किसी भी एंगल से जस्टिफिएबल नहीं लगता था। तो मैं इंटरेस्ट पहले भी जब मैं फाइनल वाले को पढ़ाता था तो इंटरेस्ट में नहीं लेता था। मैंने बोला कि देखो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है मुझे। और अच्छी बात क्या है, इंस्टीट्यूट ने इंटर में आके ये वाले करेक्शन भी कर लिया और यही नेट प्रोसीड निकाला गया। ठीक है, तो दो अजम्पशन तो आ गया आपका। अजम्पशन 1 क्या था? एडवांस में पेएबल है कमीशन। दूसरा क्या है? बोथ कमीशन एंड इंटरेस्ट इज पेएबल इन एडवांस। तो उस केस में आपका नेट प्रोसीड्स क्या बनता? एडवांस माइनस कमीशन माइनस इंटरेस्ट। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, अब आपको तो पता है परसेंटेज कॉस्ट निकालना है। अब ये जो परसेंटेज कॉस्ट निकालोगे तो परसेंटेज कॉस्ट के लिए नेट प्रोसीड्स चाहिए। तो अब मैं नेट प्रोसीड्स में इंटरेस्ट हटाऊं या ना हटाऊं, तो किसी को नहीं पता इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन क्या देने वाला है। चलो, तो मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया है उसमें ये वाले सॉल्यूशन दिया, मैंने यहाँ नीचे लिख के भी दिया है। देखो जी, मैंने ये लिया है, बट न्यू सॉल्यूशन आई से इतना, बिकॉज इन सेकेंड सॉल्यूशन मैंने कहीं पे लिखा होगा न्यू स्टडी मैट इंटर वालों का मॉडिफाइड प्रीवियस सॉल्यूशन, बिकॉज इन ओल्ड सॉल्यूशन आईसीआई टुक थर्ड अजम्पशन। पहले के सॉल्यूशन में आईसीआई ये थर्ड अजम्पशन लिया करता था जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन में, बट इन न्यू सॉल्यूशन आईसीआई टुक सेकंड अजम्पशन। जो आपके पास था इसमें ये अजम्पशन लिया था, तो मैं भी यही अजम्पशन लेता हूँ। थर्ड अजम्पन इज नॉट लॉजिकल, हेंस वी डू नॉट यूज इट। ठीक है, ये तो हम नहीं करते। और मैंने जो लिया है, हमने ये वाले कंसिडर लिया है। देखो आपको मैंने कितना आउटफ्लो निकाला था, 65 81 25 65 81 25। देख रहे हो, परसेंटेज कॉस्ट निकालने के लिए बेस तो हमारा निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए बताइए? बेस तो निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये वाले वैल्यू निकल के आ गए, बस अब एक्सपेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब कुछ क्या करना है बताओ? एक्सपेंस निकालो। अब एक्सपेंस कैसे निकालोगे? अब देखो, कुछ हमने खर्चा किया, कुछ बचाया, बचाया हुआ अमाउंट निकल के आ चुका है, खर्चा वाले अमाउंट निकालना है, बस खत्म। खर्चा वाले अकाउंट निकालना है। खर्चा क्या क्या किया बताओ? 2% का कमीशन दिया, तो ठीक है। अब जब हम लोग परसेंटेज कॉस्ट निकालते हो तो एनुअल टर्म में निकालते हैं। आपने जो सेविंग निकाला था, सेविंग भी एनुअल था, तो हम लोग जो खर्चे भी निकालते हैं ना वो एनुअल निकाल लेते हैं, सीधा एनुअल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो पीरियोडिक निकाल के भी जा सकते हो। तो खर्चा कितना बताओ? वेरी सिंपल, 2% फैक्टर का कमीशन, तो 675 पर 675 मल्टीप्लाई बाय 2%, कितना आ गया बताइए? ये आपका आ जाता है 30.50 का आपका कमीशन आ गए। अब इंटरेस्ट निकालना है तो भाई इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, जो हमारे के डिफरेंस वो आता है 65.8125 मल्टीप्लाई बाय 14% का वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मल्टीप्लाई बाय 14%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना बताइए? 9.21375। ठीक है, ये दो खर्चा आ गए, ये सेविंग आ गए, इन दोनों को नेट कर दो, नेट खर्चा आ गए, ये एक्सपेंस आ गया हमारे पास, और नेट प्रोसीड ऑलरेडी पता ही है, परसेंटेज निकाल दो, काम खत्म। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि इसकी क्या करोगे? रिडंडेंसी पेमेंट। ध्यान से सुनना, ना ये खर्चा वन टाइम है, ना ये खर्चा वन टाइम है, ना सेविंग वन टाइम है, सारे रेकरिंग है। इसका मतलब ये जो बैड डेट सेव होगा हर साल होगा। अगर ये सेविंग होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का, ये हर साल होंगे। ठीक है, तो ये जो भी सेविंग था हर साल का सेविंग था। ये खर्चा जो कमीशन लिया है वो हर साल का खर्चा है। ये जो हमने लिया है इंटरेस्ट, ये हर साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो आपका जो एडवांस मिले है ये वन टाइम नहीं है ना,
ये अगले 45 डेज के सर्कल में फिर आपको देंगे, फिर 45 डेज के बाद फिर देंगे, 45 डेज के बाद फिर देंगे, तो ये एडवांस तो हर 45 डेज पे आपको आते ही रहेंगे। तो इसका मतलब आप 45 डेज का कॉस्ट निकाल के एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि सीधा एनुअल कॉस्ट लेके आप इस एडवांस से आप परसेंटेज निकालोगे तब भी हमारा रास्ता वही बनता है, क्योंकि आप इसको नहीं बदल सकते। ये आप एनुअल नहीं ले सकते हो, एडवांस आपको 45 डेज का ही आएगा, लोन अमाउंट आपका यानी कि नेट प्रोसीड्स यही रहेगा, वो नहीं बदल सकते। अब उतना डिटेल में तो हम यहाँ पे भी नहीं जा सकते। सारे मुसीबत आ गए रिडंडेंसी पेमेंट का। ये 40,000 वन टाइम है, अगर ये वन टाइम नहीं लिखा होता ना तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता फिर, ठीक है। अब ये वन टाइम लिख के कंफ्यूज कर दिया सबको। क्या कंफ्यूज कर दिए कि भाई साहब ये जो खर्चा था इस खर्चे में इसको ऐड करूं कि ना करूं। भाई ये तो हर साल का खर्चा है, ये वन टाइम खर्चा है, कैसे कंसीडर करोगे, मतलब ही नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। तब यहाँ पे दो ओपिनियन बनता है, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस खर्चे में ऐड करेगा 50,000 को या खर्चे नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता रखा है आप अपना एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे के आओ। और पहले भी बोला है कि इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स तो लाना थोड़ा मुश्किल ही था, मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिख के दे दिया है। देखो कि रिडंडेंसी पेमेंट इज वन टाइम पेमेंट, ठीक है। वी इग्नोर्ड इट बिकॉज कमीशन एंड इंटरेस्ट इज रिपीटेटिव कॉस्ट। ये रिपीटेटिव कॉस्ट था लेकिन ये वन टाइम था, इसीलिए हमने इसको इग्नोर करके उस खर्चे को नहीं लिया। अगर उस खर्चे को ना ले तो हमारा नेट खर्चा कितना बनेगा, ये और माइनस ये, क्योंकि ये सेविंग था ये हमारा खर्चा था, दोनों को हमने नेट कर दिया, नेट कॉस्ट हमारा इतना आ जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई, नेट प्रोसीड्स कितना था हमारे पास, नेट प्रोसीड्स इतना था तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, इससे हमारा खर्चा आ गया 6.61% का, जो मेरा अपना मानना है। अब अगर वो वाले लेते, अगर रिडंडेंसी कॉस्ट लोगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा 50,000 से, तो ये खर्चा अगर 50,000 से बढ़ जाएगा तो इतना बन जाएगा, तो उस केस में आपका टोटल खर्चा माइनस सेविंग फिर खर्चा आपका 7.36 बन जाएगा, जो मेरा मानना है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी वाले देने वाले इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये तो आपका मेरे जो एक एप्रोप्रिएट, क्योंकि मैं पहले ही बार बार कहता हूं कि हम एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। मैंने नीचे लिख के भी दिया होगा, ये रहा लिख के दिया यहाँ पे, देखो ICI टेक्स डिफरेंट अजम्पशन इन डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जान लगे। वी डोंट नो व्हिच अजम्पशन इट विल टेक इन सजेस्टेड, एज ए रिजल्ट आवर आंसर में डिफर फ्रॉम द ICI सजेस्टेड, बट स्टूडेंट्स गेस मार्क्स फॉर ऑल अजम्पशन। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अप्रोप्रिएट अजम्पशन लिख के सॉल्यूशन दे के आइए। ऐसा नहीं है कि सजेस्टेड के आंसर मार्क्स मैच होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पास मोर देन 1000 सर्टिफाइड कॉपी है फाइनल वालों का, जिसमें आपको वेरीफाई करा के दिखा है, बहुत सारे तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, ठीक है। 1000 से ज़्यादा सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, जिसमें से मैं आपको बता दूंगा कि एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन का मार्क्स मिलता है। सजेस्टेड से अगर आपके आंसर मैच नहीं भी होता है लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया बात, अजम्पशन याद होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कि मैंने जो कमीशन एडवांस में दिया है, यहाँ देखो आप कहाँ लिखा है, ये देखो हमने कमीशन को एडवांस में पेमेंट किया है। अगर एरियर में पेमेंट करते आप तो उस केस में जो आपका नेट प्रोसीड्स है ना, वो फिर ये नहीं लेते, फिर ये पूरे के पूरे को नेट प्रोसीड्स बोलते हैं आप। हो सकता है इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें सिर्फ ये पूरा अमाउंट ले लेगा। अब ये अमाउंट लेगा तो आंसर बदलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अजम्पशन लिख के दिया है ना। और वैसे भी आपके पास जो अभी तक क्वेश्चन अवेलेबल है कॉस्ट निकालने वाले, उस सब में तो कमीशन एडवांस में ही पेमेंट करता है, तो आपको भी कमीशन एडवांस से पेमेंट करना चाहिए। होप ये क्लियर है। चलो तो आ जाते हैं, अब सजेस्टेड का इंतजार करते हैं, देखते हैं सजेस्टेड क्या करता है इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद एक बार और रिव्यू करेंगे इसको, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि आंसर मैच होंगे, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है अंदेशा कि हो सकता है ये नेट प्रोसीड जो इंस्टीट्यूट ने लेगा ना, शायद उसमें एडवांस इंटरेस्ट भी माइनस करेगा, क्योंकि उसके पुराने क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ हुआ करते थे, ठीक है। तो बाकी वेट करते हैं सजेस्टेड का। बाकी मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह लिख दिया है। अगर कुछ लोगों को ये 3 अजम्पशन होते हैं, एरियर में अगर लोगे तो एडवांस अमाउंट ही आपका नेट अमाउंट बन जाएगा, अगर कमीशन पहले दोगे तो ये बनेगा, कमीशन और इंटरेस्ट दोनों दोगे तो ये बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये रिडंडेंसी पेमेंट का, और कहीं तो कुछ नहीं है। तो स्टेप मार्किंग तो आपको वैसे भी सब में मिल जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। बहुत सारे क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश किया था, ठीक है, जिसमें से आपको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर प्रेफरेंस, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये ठीक था। ये आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये ठीक था। ये इसलिए ठीक था, जस्टिफिएबल था, क्योंकि मैं बता दूं ये 30 सेकंड में ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। जो भी टाइम लगने वाला है ये चलो 1 मिनट की जगह चलो 2 मिनट लगा दिया मैंने आपको। हाँ, इसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट लग जाएगा। तो आराम से 6 मार्क्स के लिए अगर देखा जाए तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 10 मिनट तो 10 मिनट लगेगा भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये जस्टिफिएबल था इसका मार्क्स, मैं ये कह सकता हूँ।
करना क्या है, सीधा पहुंच जाओ रिक्वायरमेंट पे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सीधा इक्विटी निकालना शुरू करो, इक्विटी का डेटा उठाओ। ज्यादा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं कहता भी हूँ आप लोगों को, इसीलिए एग्जाम में पहुंचे हो पहले पहुंचो रिक्वायरमेंट पे। अगर रिक्वायरमेंट दिख जाता है कि सीधा सीधा निकालने वाला है तो पहले निकाल लो, आपका मेंटल स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। क्यों पढ़ने जाए भाई, तुमने क्या दे रखा है क्या है नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगा देखेंगे। ओके, इक्विटी के लिए देखो एक बार, ये तो डेटा दे रखा है, ये डिवेंचर की डेटा है, ये आपका प्रेफरेंस का डेटा है, हाँ जी ये वाला आपका रहा, ठीक है। अब आपको पता है कि रिस्क फ्री दे रखा है तो सीएपीएम यूज करोगे, तो ठीक है सीएपीएम को यूज कर लिया। और मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, इसका मतलब आरएम माइनस आरएफ दे रखा है, बस कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आप लोग अपना आंसर मिलाना चाहोगे मिलाते रहिएगा। पहला पार्ट आपका हो गया 18.32 का। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर में भी बन जाएगा। बताइए 150 का प्राइस है, तो आपको जो प्राइस आज चल रहा है उसी प्राइस के बेसिस पे आप इसको रिडीम करोगे, तो 8 ईयर बाद। तो बस जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एनुअल डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इनिशियल प्राइस, तो आपका 150 का प्राइस है, तो मैंने बोला ही था प्राइस जो लेना है आज के डेट पे, करंट डेट का जो मार्केट में नेट प्रोसीड्स होगा वो लेना है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया नहीं तो मार्केट प्राइस भी इशू करेंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 8, और ये एवरेज ये बन जाएगा कितना परसेंट, 7%। ये भी काम खत्म, कुछ नहीं था इसके अंदर। अगला पूछा है कन्वर्टिबल डिवेंचर, हाँ जी ये आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, मुसीबत क्रिएट कर सकता है। और इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने मिस्टेक भी किया, कुछ बच्चे ने ध्यान भी दिया। ये इशू किया गया था 13% कन्वर्टिबल डिवेंचर 100 पे, और ये क्वेश्चन ना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया हुआ था, आपका क्वेश्चन नंबर 10 के डी में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। हाँ डिफरेंस बस कितना है मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो डेट डाल के ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है कि ये मैंने इस दिन इशू किया था 6 साल का, और आज हम लोग खड़े कहाँ पे हैं, इस डेट पे। और ये जो खड़े हैं ना जिस डेट पे, उस डेट का यहाँ पे बैलेंस शीट से भी पता चल रहा है। मैं आज खड़ा हूँ 31 मार्च 2024 पे, ध्यान से रखना आप यहाँ पे। मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये देखो मैं आज स्टैंड करता हूँ 31 मार्च 2024 को, और 31 मार्च 2023 को ये इशू किया गया था कन्वर्टिबल डिवेंचर 13% वाले 6 साल के लिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे 6 साल के लिए इशू किया गया है, तो अब तो इसका रिमेनिंग लाइफ तो 5 ईयर ही बचेगा ना। तो जब आज हम खर्चे निकाल रहे तो अगले 5 साल के जो खर्चे वही तो कैलकुलेट करोगे, तो इसमें 5 ईयर आता। एक इसमें आपको ये चीज ध्यान रखने वाली बात थी, जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, जैसे यहाँ पे जिसने हमारे को क्वेश्चन भेजा है उसने भी 2 3 4 5 5 ईयर ही ले रखा है, तो उन्होंने तो सही करा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये कन्वर्टिबल डिवेंचर था, और मैच्योरिटी पे द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। तो जो 5 ईयर इसके बाद होगा, 1 2 3 4 एंड 5 ईयर के बाद मैच्योरिटी पे आपके पास चॉइस है कि या तो रिडीमेबल वैल्यू ले लो, कितने रुपीज का, 100 रुपीज का, या तो आप शेयर ले लो, कन्वर्ट करा लो। और शेयर जब कराओगे तो आपको यहाँ बोला गया है कि 4 शेयर मिलेंगे हर डिवेंचर के लिए, यानी कि 4 शेयर ले लो या 100 रुपये ले लो, ये बोलना चाह रहा है। 4 शेयर ले लो, और आपके पास क्या है बताइए, चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। तो आप मुझे बताइए कौन सी लोगे, आप शेयर लोगे या रिडीमेबल वैल्यू 100 लोगे, डिपेंड करता है कि हमारे लिए फायदे कौन सी है। तो मुझे बताइए यहाँ पे शेयर का प्राइस कितना वो निकालना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक और भी चीज, ये गलत लिखा हुआ है, ये चीज याद रखना है, कोई नोटिस नहीं करता है, मुझे नहीं पता। इंस्टीट्यूट ने जो आपके पास पहले जो क्वेश्चन दिया था ना 10 पॉइंट, वहां पे मैंने बताया था इस तरीके से नहीं लिख सकता है रेशियो, इसको 4:1 लिखना चाहिए था, क्योंकि 4 शेयर दे रहा है हर डिवेंचर के लिए, यानी कि 4:1 ये रेशियो बनता है। अब क्यों लिखता है, इसी तरीके से लिख लिख के बच्चे जो होते हैं ना बाद में दिमाग में सेट कर लेता है, और अपने दिमाग में गलत क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट कैरी करके फाइनल तक पहुंचते हैं, और फाइनल में जाके यहाँ पे मिलेगा 4:1। अब बताओ, हमने तो इंटर में ये पढ़ के आया था, ये केयरलेस है, नलायक लोगों की केयरलेस की वजह से हो रहा है। आप ऐसे समझो, देखो 1:4 का मतलब होता है 1/4, ऐसे ही समझो आप। तो 1/4 शेयर नहीं है ना, 1/4 शेयर कहाँ है, 1/4 शेयर, 4 शेयर बोल रहे हो आप। तो 4 शेयर तो तब होगा ना जब ये क्या होगा बताइए, 4:1, यानी कि 4/1, ये होता है इसका मतलब। तो एक ही चीज समझो, क्या दिया जाएगा 4/1, यानी कि 4/1 = 4, तो 4 शेयर इशू किया जा रहा है, तो 4:1 लिखना चाहिए इसको, 1:4 नहीं होगा इसमें। और इसमें कोई बहस मत करने लग जाना कि नहीं सर हमने तो यही पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है ना उसको बदल लीजिए, नहीं तो फाइनल में जाके परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। ये अगर नहीं लिखा होता ना तो ये 1/4 ही लेते आप, इसको 1/4 ही शेयर इशू करते, 4 शेयर इशू नहीं करते। वो तो ब्रैकेट में लिखा है इसलिए हम ब्रैकेट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे कि शेयर प्राइस आज का शेयर प्राइस 25 रुपये का है। तो आप मुझे बताइए 25 रुपीज का शेयर आज का है ना, आपको तो 4 साल बाद का शेयर प्राइस निकालना है, और उसमें ग्रोथ कितना दे रखा है 6%। ये तो ऑलरेडी सॉल्व करा था क्योंकि क्लास में भी किया था आप लोगों ने। इसको 6% से आप 4 साल के लिए ऐड कर दो, तो 1.06 × 234 × 25, ये आपका प्राइस आ जाएगा इतना × 4। आपको जो 4 शेयर लोगे ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या,
कितने रुपए का शेयर है? 25 रुपीज़ का, 6% का ग्रोथ है। कितने साल ग्रोथ ऐड होंगे? 5 साल का ग्रोथ ऐड होगा, ठीक है। तो 25 प्लस 6% 1, ऐसे करते हैं ना, 1.06 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 25। ये इसका जो एक शेयर का प्राइस आ रहा है 33.456 का, और इसमें 4 शेयर के लिए अगर हम लोग ले लें मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपका आ जाता है 133.822। तो बस हो गया। आपको जो निकालना है 5 साल का लाइफ लेना है, याद रखिएगा आप यहाँ पे। ये देखो 133.84, 133.882 आ रहा है। 84 कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, और राउंडिंग ऑफ करके लिया होगा ना, इसको राउंडिंग ऑफ कर रखा है इसकी वजह से। तो ये माइनस आपका जो इनिशियल प्राइस जो प्राइस है वो, और इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना फेस वैल्यू का। तो यानी कि केडी भी आपका निकल के आ गया। बस ध्यान क्या रखने वाली बात थी आपका, ये 5 ईयर होने वाला था। 14.13 का आता है, बाकी तो इन दोनों में कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। रिटेन्ड अर्निंग में आपको जितना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आए 1 माइनस पर्सनल टैक्स इसमें से कम कर दीजिएगा। और टर्म लोन के लिए तो कुछ करना ही नहीं, जो आपका इसमें 11% का टर्म लोन है उसको नेट ऑफ टैक्स कर दो, ये आपका कॉस्ट ऑफ टर्म लोन बन जाएगा। होप ये भी आपका बन जाता है, कहीं कुछ नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 5.2। बस ये वैल्यू बदला है इंस्टीट्यूट ने, और कुछ का बदला ही नहीं आपका। आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा हुआ, हर बार क्लास में बोला गया पढ़ लो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सर आज तक नहीं पूछा गया तो अब भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो खैर कोई दिक्कत नहीं था। जितने भी बच्चे से मेरे को बात हुई सब ने कहते कि सर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गई है, क्योंकि पहले से भी सॉल्व करके गए हुए थे। तो आराम से सीधा 4 मार्क्स में जो बच्चे ने सॉल्व किया, 4 मार्क्स फिर भी कम था, 5 मार्क्स तो मैं 5-6 मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। इसमें तो फिर भी बच्चे ने आराम से सॉल्व करके आए। तो मैं इसमें कुछ, मुझे नहीं लगता है कुछ बताने लायक है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता है, पहले दोनों कंपनी का वैल्यू निकाल लो। अब इसमें बोला गया है, और जिस कंपनी का वैल्यू ज़्यादा होता है उसकी होल्डिंग को बेचते हैं, जिसका वैल्यू कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब इसमें 2 ओपिनियन है कि जितने पैसे लगाए हैं सारे इन्वेस्ट कर दे, दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर जाए, या नहीं जितना परसेंटेज होल्डिंग था उतना ही परसेंटेज हम शिफ्ट करें, और बाकी जो है बैलेंस हम लोग एज ए सरप्लस आर्बिट्रेज रख ले। इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज इन अर्निंग की बात करता है। तो इंक्रीज इन अर्निंग जहाँ पे भी बात करेगा उसमें क्या होता है, जितने का वैल्यू हम पुराने कंपनी में बेचते हैं उतने ही वैल्यू का जो होल्डिंग है हम लोग नए कंपनी में खरीदते हैं। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो सस्ता सामान ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, तो ज्यादा क्वांटिटी की वजह से ज्यादा इनकम हो जाएंगे। तो वो इंक्रीज इन इनकम आपको क्या करना होता है, बताना होता है। तो ये अगर इंक्रीज इन इनकम अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरे मुताबिक जो आता है वो 45 रुपीज का आता है। होप आप लोग का भी यही आया होगा। इसमें फिर भी कुछ बच्चे जो है ना 2 तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे अजम्पशन क्या आता है कि जो हमारे पास पहले से जो 12% होल्डिंग था ना उस शेयर में था, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि लिवर्ड फर्म में एक होल्डिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि आपको लिवर्ड फर्म में, लिवर्ड फर्म का मतलब क्या है, जहां पे लिवरेज है, जहां पे लिवरेज है का मतलब क्या हो गया, जहां पे आपका डेट है। तो जिसमें डेट है वो लिवर्ड कंपनी है, जिसमें डेट नहीं है वो अनलिवर्ड है। तो एक चीज बताओ, जब लिवर्ड में होते हैं ना तो हम लोग हमेशा दोनों होल्डिंग लिया करते थे, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि 12% होल्डिंग है आपका, तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि हम डेट को भी होल्ड करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करने के लिए, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, बोरोविंग लेके भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पे बोरिंग कर लो, या आप इसका होल्डिंग पहले से रखो। अगर पहले से होल्डिंग है या ज्यूम करते हो तो एग्जिस्टिंग इनकम आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ से नहीं लोगे तो फिर कंपेयर करोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए आपके इंक्रीज इन इनकम आपका 45 ही आने वाला है। एग्जिस्टिंग में आप अगर आप डेट अज्यूम करो या आप बोरोइंग करो, दोनों से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर बोरोइंग किया है तो इंटरेस्ट यहाँ माइनस करेंगे, अगर बोरोइंग नहीं किया है, हम ये अज्यूम करते कि डेट हम होल्ड करते हैं, तो फिर आपका उसकी भी इनकम जो होगा ना, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आके ऐड होगा। तो ये और इसके साथ कंपेयर करोगे अभी भी आंसर आपका 42.5 ही आएगा। हाँ, कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग बता सकते हो। ये है कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन। नए क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया था, लेकिन 7 मार्क्स जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा है, पता नहीं क्या करा है। चलो कोई नहीं, ये रिप्लेसमेंट की क्वेश्चन है, एक बार रीड करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजन है, अलग अलग तरीके से शायद ओपिनियन आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब्सिडी दिया गया है। तो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जो डिप्रेसिएशन निकालेंगे सब्सिडी को माइनस करके, नहीं करेंगे माइनस, याद रखिएगा यही इसका जो, क्योंकि जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें 2 ट्रीटमेंट दिया गया है सब्सिडी का आपका। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप सब्सिडी का जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हो कि हम असेट्स में से कम करेंगे तो फिर इसको खर्चा मानना, ये जो है आपका असेट्स में से जब आप कम करते हो, ठीक है, तो आप डिप्रेशन इधर कम कर लेते हो तो ये आप P&L में डाल देते हो सब्सिडी का। लेकिन हमेशा हमें ये करना चाहिए कि आप पूरे फिक्स असेट्स पे आप डिप्रेशन लीजिए,
ठीक है, पूरा क्लेम करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको आउटफ्लो में इसको माइनस करना है और मैं यही आपको सजेशन देता हूँ। और एक क्वेश्चन शायद आपने नॉर्मल में किया भी था सब्सिडी वाले, मुझे जिस तरह याद आ रहा है आप में था या फाइनल में था, तो वहां पे भी हम लोग कंसीडर जो है ना सब्सिडी का भी माइनस नहीं करते डेप्रेशन लेने के लिए। चलो आइए वापस क्वेश्चन अब आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं क्वेश्चन बता दूं, मशीन ये हमारे पास थे जिसमें से मशीन भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक है मशीन ए हमारे पास, एक मशीन बी है। मशीन ए का बुक वैल्यू हमारे पास 4,80,000 का WDV हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बेचने का सोच रहे हैं, और रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 ईयर, और इसका लाइफ जो है ना 6 ईयर का हमारे पास बचा हुआ है। इट कुड सोल्ड नाउ 1,80,000, इसको अगर आप सेल करने जाते हो तो 1,80,000 में। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि 1,80,000 में बेचूंगा 4,80,000 का सामान, तो कहीं ना कहीं मेरे को 3 लाख का लॉस होगा, तो उस पर टैक्स सेविंग होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों ने ना पढ़ते पढ़ते जाके ये लाइन मिस कर लिया, ठीक है, इग्नोर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। क्लियरली लिखा है कि एग्जिस्टिंग मशीन को बेचने से जो हमारा लॉस हो रहा है ना उसका टैक्स सेविंग इग्नोर करना था। ये थोड़ा सा प्रेशर में बच्चे को मिस हुआ होगा। देखिए जेन्यून है, मैं ये नहीं कह सकता कि देखो आप भाई टाइम तो लिमिटेड है ना, एक तो पहले से ही आप मेंटली इतना प्रेशर डाल रखे हो, ऊपर से ये लास्ट लाइन लिख के दिए हो, तो बच्चे को मिस हो गया, आप क्या कर सकते हैं। अब इस मिस होने की वजह से क्या मुसीबत आया होगा देखना, उसकी जो इनिशियल आउटफ्लो है वो मिस्टेक हो जाएगा, जिसकी वजह से एनपीवी मिस्टेक होगा, बस उसको 1 पॉइंट का मार्क्स मिलेंगे। जो एनुअल कैश इनफ्लो निकाला होगा एनपीवी के लिए, जो आपने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला होगा, उस पॉइंट का मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7 मार्क्स में 4 मार्क्स तो उनका चला गया इस लाइन को जिन्होंने इग्नोर किया। 3 मार्क्स तो मेरे हिसाब से तब भी 3 मार्क्स मिलना चाहिए था। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरे के पूरे इतना आपका इनफ्लो होगा। ओके, अब आगे देखिए क्या जीरो सैल्वेज वैल्यू है, यानी कि इसको जब लास्ट 6 साल के एंड में अगर आप बेचोगे तो इसमें जीरो सैल्वेज वैल्यू है। ओके जी, अब आगे देखिए, परचेज मशीन बी खरीदोगे तो 24 लाख का आपका मशीन आएगा। ध्यान रखना आपका जो मशीन का कॉस्ट है 24 लाख है। अब कह रहे हैं कि इसका भी लाइफ 6 ईयर है, तो हाँ लाइफ तो 6 ईयर ही रहेगा। और फिर क्वेश्चन में कहते हैं इट रिक्वायर्स 1,40,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 60,000 फॉर टेस्टिंग। ओके, यानी कि टोटल 2 लाख का और खर्चा है। और आपको याद आ रहा होगा, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, कोई भी फिक्स एसेट्स मशीन खरीदते हैं उसको यूज करने से पहले तक का जितना भी खर्चा होता है सारे कैपिटलाइज करते हैं और पूरे पे हम लोग डेप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 लाख भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 लाख भी इसमें ऐड होके 26 लाख आपको काउंटिंग होगा यहाँ पे, और 26 लाख को 6 ईयर में डेप्रिसिएट कर दिया जाएगा। सब्सिडी ऑफ 15% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन बी विल बी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसने फर्स्ट ईयर एंड में सब्सिडी रिसीव कर रहा है। तो याद रखना, जब आप पीवी ऑफ जो आप इनिशियल आउटफ्लो निकाल रहे होंगे ना, जो पीवी ऑफ आउटफ्लो जो निकालोगे, पीवी ऑफ आउटफ्लो जो निकालोगे, तो देखो ये तो 26 लाख में आप 26 लाख में तो खरीद ही रहे हो, लेकिन पुराने बेचोगे उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो 26 लाख माइनस 1,80,000। तो ये जो आपका अमाउंट है ना 24,20,000, ये तो आपका बना ही, लेकिन इसमें एक और काम करना, सब्सिडी माइनस करना। लेकिन जो सब्सिडी है ना 1 ईयर के एंड में है आपका 15%, तो ये तो किसका, परचेज प्राइस का है ना, तो परचेज प्राइस तो आपके लिए 24 था, तो 24 लाख का 15% अगर सब्सिडी लेंगे तो 3,60,000 का आपका सब्सिडी बनता है। तो ये जो 3,60,000 का सब्सिडी है 1 ईयर एंड का है, तो इसको पीवी में ला के कैलकुलेशन करना, तो 0.877 अगर आप ले लोगे मल्टीप्लाई बाय 0.877, तो इसको आपको माइनस करना है 24,20,000 में से, तो ये आपका बनता है मेरे हिसाब से 21,04,280। इतना आपका इनिशियल आउटफ्लो बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको इनिशियल आउटफ्लो, ये देखो 21,04,280, 21,04,280 होप यहाँ तक क्लियर है। चलो इनिशियल आउटफ्लो वाले काम तो कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेविंग हम एस्टिमेट करते हैं 3 स्किल्ड वर्कर से सेविंग होगा इतना, और मटेरियल से वेस्टेज कम होगा इतना, और डिफेक्टिव कम होगा इतना। एक तरीके से हर साल आपका इतने का सेविंग हो जाएगा। 1.68 लाख प्लस 4.8 लाख प्लस 3.5 लाख, देखा जाए तो 9.98 का आपका एनुअल सेविंग होगा हर साल का। होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। ये आपका एनुअल सेविंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, विल रिक्वायर सर्विस एंड ट्रेंड में, अच्छा है, ऑपरेटिंग मशीन बी को चलाने के लिए आपको 3.9 लाख का मेंटेनेंस खर्चा आएगा, यानी कि ऑपरेशन का। विल बी इंक्रीज्ड बाय एंड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1.
एक मिनट, विल रिसीव द ट्रेंड मैकेनिक with annual salary of इतना and annual operation and maintenance cost will increase by इतना। ये maintenance cost है, ये तो आपका technician cost था, यानी कि ये आपने सेविंग किया जिसमें से 3.9 ये भी माइनस होगा और 1.54 ये भी माइनस होगा। ये आपके लिए ईबीडीटी बचेगा, ध्यान से रखना। ये क्या बचेगा आपके लिए? ईबीडीटी, अर्निंग इंक्रीमेंटल है ये भी, तो -3.9 -1.54 ये आपका बन जाएगा 4.54। ये हर साल है, 1 to 6 ईयर हर साल यही होने वाला है क्योंकि सेम है। अब ये ईबीडीटी बना, अब इसमें से टैक्स माइनस कर सकते हो और डेप्रेशन फिर आप इंक्रीमेंटल ले लेना। आपके पास दो चॉइस है, या तो पहले डेप्रेशन माइनस कर लो या बाद में आप ऐड कर लेना। तो मैं इसमें से अगर पूरा में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं, टैक्स 30% है, मल्टीप्लाई बाय 30% माइनस इक्वल टू, तो ये हमारा जो अमाउंट बन जाएगा ना, माइनस टैक्स अगर कर ले जो भी बनता है, हमने लिखा नहीं, तो 3.178 जो है ना ये आपका बन जाएगा बेनामी इनकम जिसका कोई नाम नहीं है। और अब आपका डेप्रेशन ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रेशन देखो, कुछ लोग का ये मानना है कि हम लोग डेप्रेशन जो है ना 24 लाख, ठीक है, 26 लाख में से 360 माइनस कर देंगे सब्सिडी। नो, मेरा ओपिनियन है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 24 लाख जो मुझे लगता है 95% गारंटी के साथ सजेस्टेड भी जो आएगा ना वो सब्सिडी माइनस नहीं करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने सब्सिडी माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, डेप्रिसिएशन निकाल ले, क्या मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस केस में आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस केस में आपको मार्क्स तब मिलेगा जब आप इस सब्सिडी पे भी टैक्स सेविंग लोगे फिर आप, क्योंकि अगर आपने सब्सिडी को आपने उसमें से कम कर लिया, किस में से? फिक्स एसेट्स में से कम कर दिया आपने, तो सब्सिडी अगर माइनस कर ले मतलब डेप्रेशन आपने कम क्लेम किया। तो डेप्रेशन कम क्लेम किया है तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर था ये तो हम पीएनएल में डालेंगे, तो फिर इस पे भी टैक्स सेविंग लो, फिर आप इस पे भी टैक्स, सब्सिडी भी फिर टैक्स सेविंग लो। फिर इसको कैसे नहीं लोगे? फिर आप ये भी तो लेना पड़ेगा, ये भी पीएनएल में डेबिट होगा ना, तो वो तो किया नहीं होगा आपने। तो जब ये इसको पीएनएल में डालकर टैक्स सेविंग नहीं लिया तो फिर आप उसको कैसे कंसीडर करोगे? आप मुझे बताइए, मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो आपका ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा ना, फिर लॉजिकली गलत बन जाओगे आप। मान लीजिए अगर मैं एग्जामिनर हूँ आपका और आपने अगर सब्सिडी हटा के आपने डिप्रेशन लिया है तो मैं आपको मार्क्स दूंगा, लेकिन हाँ इसके भी टैक्स सेविंग आपको लेने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में खर्चा हुआ है ना, तो फर्स्ट ईयर एंड में मुझे ये भी लेना पड़ेगा। या आप चाहो तो उसको फिर अमोटाइज भी कर, वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमोटाइज करने की बात करें तो इसीलिए वो आपका झमेला वाले कैलकुलेशन हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा क्या करता हूं कि आप सब्सिडी को टच ही मत करो डेप्रेशन के अंदर। पूरे के पूरे 26 लाख में आप ये सैलवेज हटा देना। सैलवेज दे रखा था ये आपको 3,20,000 का, तो जो आपका डेप्रेशन आएंगे ना वो आ जाएगा आपका नए वाले। ये रहा, मैंने कैलकुलेशन करके ही दे रखा आपको। ये देखो पूरे 26 लाख में से सैलवेज हटा के ये आपका न्यू मशीन का डिप्रेशन आ गया और ओल्ड का आपका 80 लाख। तो देखा जाए तो इंक्रीमेंटल डिप्रेशन आपका 3 लाख का था, इसका टैक्स सेविंग कितना बनेगा? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 90,000 इसमें से ऐड कर दो, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू आया है ना इसमें आप 90,000 यानी कि 0.9 लाख इसमें ऐड कर दो, तो यही आपका कैश फ्लो आ जाएगा 3.178 प्लस 0.39, ये आपका आ जाएगा 3.178 प्लस 0.9 कितना आ रहा है? 4.078 का आपका एनुअल कैश इनफ्लो आना चाहिए। 4.0 ये क्या हो गया भाई? ये माइनस कर दिया। अच्छा टोटल में कुछ गड़बड़ था क्या? 13,34,000 है, 13,34,000 कहाँ है? 9.98 आ रहा था ये तो ये 160 तो पर ईच था ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने जो कैलकुलेशन किया है ये कैलकुलेशन में थर्ड नहीं हुआ आपका। ये जो सेविंग था ना 9.98 नहीं आएगा इसमें, ये ईच था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। जब ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 लाख बनेगा। तो इस तरीके से आपका जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये बन जाएगा। सैलवेज में आपका कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपका जो WDV पे था ना, तो जितना आपने माइनस करके डिप्रेशन चार्ज किए थे तो लास्ट में आपका सेल वैल्यू भी उतना ही होगा, या जूम कर लेंगे तो आपका इंक्रीमेंटल सैलवेज आ जाएगा 3,20,000। पीवीएफ इनफ्लो इतना आएगा। एनपीवी मेरे हिसाब से 514,624 आ रहा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो आप देख सकते हो, मेरे मुताबिक ये आना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.26 आता है, दोनों को प्रोपोर्शन। और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड तो बहुत बेकार, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया ना, फिर आपको एक एक करके निकालने पड़ेंगे। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है मेरे हिसाब से जो आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है 4 ईयर एंड 8.31 मंथ बनता है। ठीक है, चलो तो ये भी कैपिटल बेचिंग का क्वेश्चन था। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 6D के मुताबिक है। ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को देखा जाए तो 3 मार्क्स में थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ
2 ईयर लिया गया है, तो 2 ईयर के लिए 3 मार्क्स नहीं, फिर भी 4 मार्क्स देते तो ठीक ठाक रहता, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पे क्या होता है, लाइफ थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। अब 2 ही साल है इसमें, 2 साल मतलब डिफरेंट ग्रोथ है ना, तो फिर चल जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, अब यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं शायद, इसको डिवाइड करके ईपीएस बोल रहे हैं ना जी ना, ये आपका रिटेन्ड अर्निंग है 3.36 का और ये 40% है, यानी कि ईपीएस का 40% जो आप रिटेन करते हो ना, जो आपका ईपीएस है इसको आप अगर 40% लेते हो तो ये कितना आ रहा है आपका 3.6 का, तो ये आएगा ना, ये जो 9 रुपीज जो आ रहा है ना आपका वो ईपीएस है, 3.6 डिवाइडेड बाई 40% ये ईपीएस है, और ये भी जीरो का है, 31 मार्च 2023 दे रहा है, और आने वाले की बात कर रहा है कि फॉर्सिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको D1 लेना पड़ेगा 10% से, D2 लेना पड़ेगा आपको 10% से, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे DPS 0 पहले तो आप अज्यूम करो ना, DPS 0 कितना आएगा, आप पे आउट रेशियो सॉरी रिटेंशन 40 तो 60% पे आउट रेशियो होगा, तो 9 का 60% आपका बनता है 5.4, तो DPS 0 5.40 बनेगा, और 5.4 पे 10% आपको ग्रोथ ऐड करना था। अब कुछ बच्चे ने यहाँ पे 8% का कांस्टेंट ग्रोथ ले लिया, हो जाता है, अब क्या करोगे, लंबा पेपर होती है तो स्ट्रेस तो रहता ही है ना माइंड में। 5.94 प्लस 10% ये आपका होना चाहिए था, तो 6.534 ये हो गया। अब आपका D3 चाहिए, हाँ चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट ग्रोथ स्टेबलाइज हो रहा है, तो D3 भी चाहिए होगा आपको, तो D3 आ जाएगा इसके बाद प्लस 8%, ये आ जाएगा 7.057, तो बस हो गया। अब ये इसके बेसिस पे P2 निकालोगे, P2 कैसे निकालोगे, P2 जो आएगा आपका D3 डिवाइडेड बाई RR माइनस जी, RR आपका 15% दे रखा है, ठीक है, और आपका ग्रोथ जो था 8% का, तो इसके बेसिस पे आपका P2 आ जाएगा, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई 7%, तो ये आपका P2 आ जाएगा मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ 81 पैसे का। और अब आपको क्या करना है, D1 D2 और P2 सबको प्रेजेंट वैल्यू में निकालना है, वैल्यू बन जाएगी। ये तो छोटा कैलकुलेशन था, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन इसका छोटा था क्योंकि 2 ही साल लाइफ दिया था, D3 तक ही जाना पड़ा, कभी कभी तो D10 तक जाना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन 8 9 10 मार्क्स से नीचे नहीं बनते हुए। तो ये देखो 100.81 आपका P0 जो 86.33 बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका ये था। बाकी 4 का ए जो है आपका थियरी है, थियरी भी ठीक ठाक ही था। अगर कुछ बच्चे अगर ऊपर के किसी में चॉइस लेके, फैक्टरिंग वाले चॉइस तो खैर जा नहीं सकते थे क्योंकि वो तो शायद कंपलसरी था ना आपका, हाँ जी, फैक्टरिंग में तो चॉइस नहीं जा सकते थे, 5 मार्क्स से तो नुकसान होता ही। आप कैपिटल बस्टिंग वाले में चाहे तो आप चॉइस में जाके थियरी कर सकते थे, लेकिन ठीक है जो भी हो गया, आप बदल तो सकते नहीं हो, ठीक है, अच्छा ही मार्क्स आएगा, कोई नहीं, हो सकता है 80+ ना आए, लेकिन एग्जाम्शन तो फिर भी आ ही सकता है, क्योंकि ऐसे में अगर आसान था तो कंपनसेट करेगा तो हो ही सकता है, ठीक है। तो इधर अगर आपका आ गया, कॉस्टिंग अगर पहले से था तो आराम से ग्रुप तो निकलना ही है, इस बार आप फाइनल में तो जा ही रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट, सबका अच्छा मार्क्स आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, टेक केयर, बाय बाय।